अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुबह से आगे मैं बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफजई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत खुदावंद से नेक मतलूब है। दीगर अहवाल की बात करते हैं जी। कोई है अच्छी बात आपके पास? आजकल वैसे अच्छी बातों का बड़ा फुकदान है दुनिया में। दुनिया में फुकदान नहीं है, आपके पास फुकदान नहीं, हो नहीं, सकता दुनिया है। में भी फुकदान है। दुनिया में कैसे अच्छी बातों का फुकदान? रेपिटेशन हो रही है ना, हर शख्स जो है एक ही बात पकड़ लेता है। नेल्सन मंडेला का कोट, तो बस फिर वो कोट जब तक रुलता नहीं है, जब तक उसको घसीट के उसका कलाकमा नहीं कर देते, और लोगों को पढ़ लें आप। मिसाल दी है ये तो मैंने। नेल्सन मंडेला, थॉमस एडिसन और ये 4-5 अदद लोग हैं, मतलब उनकी बातें कर करके कौम कुछ सीख भी रही है। कौम सीखे या ना सीखे इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अच्छी बातों का प्रचार छोड़ दें। नहीं, प्रचार आप नहीं सीखती, लेकिन मैं आपको बहुत सारी चीजें समझाता रहता हूँ ना। ऐसा तो नहीं। अभी आपने कैसे जजमेंट दी देखे? मैं तो बता रहा हूँ कि आप नहीं सीखती, मैं मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है। लेकिन ये कि चले, फिर वही बात है ना कि अगर लोग बेहतर होना छोड़ दें तो क्या लोग समझाना छोड़ दें, बताना छोड़ दें? लेकिन फिर यहाँ पे एक और आर्गुमेंट है, बताइए, कि जिसने जो करना होता है वो करता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि आप बताएं या ना बताएं। छोड़ देते हैं फिर क्या छोड़ देते हैं? प्रोग्राम करना, सब बातें करना छोड़ देते हैं। पूछा कि फिर इसका मतलब क्या है? मैंने कहा देखिए मेरे पास तो फुकदान इस वक्त चल रहा है, किल्लत है। थ्योरी क्या है आपकी? क्या अच्छी बातें करना छोड़ दी जाए? नहीं करें आप, लेकिन दारोमदार आपका सिर्फ उस बात पे ना हो कि आपकी अच्छी बात से दुनिया बदल जाएगी। भाई देखें, आप कोशिश तो करते हैं ना। आप क्यों आज इतनी मायूस हुई हैं? अजीब से, एक तो आपने कपड़े अजीब से पहने हुए। क्यों अजीब से? क्या ये क्या है? ये क्या है? ये पता नहीं क्या अजीब सा ही कुछ। ये क्या है? ये तो विक्टोरियन एरा का स्टाइल है भाई। आपको क्या पता खवातीन का फैशन? विक्टोरियन एरा वही बरतानिया से जो एक लिंक है वो रहेगा हमारी जहन में, जो है ना, वो जो एक गुलामी थी वो अभी तक है। नहीं देखिए, मुझसे ज्यादा तो आजाद इंसान है ही कोई नहीं दुनिया में। एक्स्ट्रा आजाद ना हो जाइएगा, बहुत ज्यादा आजाद हो जाता है इंसान। लेकिन जहनी तौर पे आजादी होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। जहनी तौर पर तो आजादी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मतलब ये कुछ अजीब सा ही था। बहरहाल अजीब सा क्यों था? आपको क्या इसमें अजीब लगा? मैं इस पर जो है वो बाद में गुफ्तगू करूंगा। अब ये जो आपने जेब में डाला है, मैंने कभी कमेंट किया? खामखा क्यों है? अगर ये थान का टुकड़ा जेब में ना हो तो फिर क्या फर्क पड़ जाएगा? कुछ हो जाएगा? बिल्कुल ठीक है, इस पर हम गुफ्तगू रहने देते हैं और हम बात कर लेते हैं जो अच्छी बात, जो काम की बात है। हाँ, क्या है बताएं? आपने जो है वो नेल्सन मंडेला की बात की थी, तो नेल्सन मंडेला का मैं कोई आज जिक्र नहीं करूंगा, ठीक है? आज मैं मैल्कम एक्स का जिक्र कर लेता हूँ। अच्छा, ठीक है। उनकी अभी डेथ एनिवर्सरी गुजरी है और उस हवाले से उनका एक कॉल था, वो बड़ा जबरदस्त था और उन्होंने फरमाया था कि अ मैन हु स्टैंड्स फॉर नथिंग विल फॉल फॉर एनीथिंग। हाँ। अगर आप किसी भी चीज के लिए नहीं काम कर रहे, कोई आपके दिल में जज्बा नहीं है किसी बड़े कॉज के लिए, तो बस फिर आप तो यूं ही ऐसे कुछ किसी भी चीज के लिए अपनी जिंदगी ऐसे जाया कर देंगे। तो हमेशा किसी बड़े मकसद के साथ रहिए, हमेशा किसी बड़े मकसद के लिए अपनी जिंदगी को वक्त कीजिए और अपनी जिंदगी का कोई बड़ा मकसद जरूर बनाइए। बिल्कुल। इफ यू डू नॉट स्टैंड फॉर एनीथिंग यू विल फॉल फॉर एनीथिंग। तो इसीलिए स्टैंडर्ड्स भी अपने हाई रखता हूं मैं। आई कैन नॉट फॉल फॉर एनीथिंग। यू विल फॉल फॉर समथिंग which matters बिल्कुल। अच्छा, आपको हम बताते हैं और एक राइज एंड फॉल की एक कहानी है। हाँ, और वो कहानी जो है वो शख्स डोनाल्ड ट्रंप से शुरू हुई है। डोनाल्ड ट्रंप आज जो है वो बरतानिया का दौरा कर, भारत का दौरा करें, सॉरी बरतानिया आपके जहन में है। आप बीच में बरतानिया कुछ नहीं होता, इसलिए भारत के दौरे पर है नाजरीन। 2 रोजा उनका दौरा है और 2 रोजा जो ये दौरा है उसमें एक वीडियो उनकी जो है वो चली सोशल मीडिया पर, इंडिया की तरफ से बनी, खुद ही रीट्वीट कर दी और उन्होंने रीट्वीट कर दिया। वो बाहुबली की वीडियो है बेसिकली, और उसमें ट्रंप को जो है बाहुबली दिखाया गया है, बाहु दिखाया गया है बेसिकली। और बाहु बड़ा वो मुस्कुराता भी है। इस वीडियो में आपको नजर आएगा कि ट्रंप जो है वो मुस्कुरा भी रहे हैं और बाहु जो है वो मुस्कुरा रहा है। फिर वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो है, उनकी आबाई रियासत गुजरात का जो दारुल हुकूमत है अहमदाबाद में वो लैंड कर रहे हैं। वहीं पर वो उतरेंगे। वहीं पे वो दीवार बनेगी गुर्बत छुपाने वाली दीवार भी वहीं बनेगी, बिल्कुल। बजाय दिल्ली के अहमदाबाद उनको ले जाया जा रहा है पहले। तो उस अकाउंट को, उस जो वीडियो थी उसको डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट से रीट्वीट किया और उसमें जो बाहुबली की फिल्म है उसका मशहूर किरदार बाहु के रूप में दिखाया गया है ट्रंप को। और वीडियो में अमेरिकी खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप को भी दिखाया गया है। वैसे सिर्फ ट्रंप तक बात रुकी नहीं है, मेलानिया ट्रंप को भी फैमिली अफेयर, बिल्कुल। नरेंद्र मोदी को भी, जिस तरह से मैंने आपको बताया, इस वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है। वो उनके नौकर के रूप में है। हाँ, उनके मुलाजिम के रूप में है। और ये वीडियो क्लिप जो है ट्रंप को बड़ा मुस्कुराते हुए दिखाया जा रहा है कि वो बैठे हुए हैं, एक तख्त पे बैठे हुए हैं और उनको तलवार चलाते हुए भी दिखाया जा रहा है। ट्रंप ने तलवार चलाई। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो वहां पर बनी है और ट्रंप ने रीट्वीट किया। ट्रंप बड़े खुश हुए, यानी कि मुगैम्बो जो है उनका खुश हो गया। मुगैम्बो खुश हुआ है। ठीक है, अब आप लोगों को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। जो आप लोग ट्विटर पर ज्यादा अपने जिंदगी के वक्त गुजारते हैं, आप लोगों को खुश होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप और आप जैसे बहुत सारे लोग
जो कि ट्विटर पर बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं और फैलाते हैं, उनके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। ट्विटर पर सियासतदानों की झूठी खबरों से जो ट्वीट का रंग है वो बदल जाएगा, अब ये ट्विटर ने ऐलान किया है। तो बड़े मजे की बात है। जी, उन्होंने फैक्ट चेकिंग का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है और उसमें होगा ये कि झूठी खबरों से निपटने के लिए ये एक मंसूबा है और इसके तहत झूठ और गलत खबरों पर मबनी मवाद को सुर्ख रंग या जो डार्क नारंगी रंग जो होता है उसमें दिखा सकेगा ट्विटर। और इस मंसूबे का जो आजमाइशी डिजाइन है उसके मुताबिक जो मुसद्दिका फैक्ट चेकर्स हैं और जो सहाफ़ी हैं वो किसी मवाद के ऐन नीचे उसके गलत होने की निशानदही कर सकते हैं। अच्छा, तो ये इस तरीके से बहुत सारी जो फेक न्यूज़ फैलती है उसका खात्मा होने की तरफ हम एक कदम कह सकते हैं इसको। अच्छा, दूसरे अफराद के लिए भी ऐसी पोस्ट पर फीडबैक देने के लिए या पार्टिसिपेट करने का एक बटन दबाया रखा गया है, हिस्सा लीजिए, उसका पार्टिसिपेट कीजिए। तो आप भी हिस्सा लीजिए और बताएं कि भाई ये मामला सही नहीं है, गलत है। अच्छा, तो अब आप जरा ध्यान से ट्वीट कीजिएगा। हाँ, नहीं, मैं भी ध्यान से ट्वीट करूंगी और जितने ट्वीटर्स हैं वो भी सारे ध्यान से ट्विटर यूज करें, क्योंकि अब पता चल जाएगा सबके सामने, तो दूध का दूध और पानी का पानी। बिल्कुल, पानी का पानी, शरबत का शरबत, सब हो जाएगा। बस अब ध्यान रख लो ट्विटर वालों, बिल्कुल, सियासतदान भी, सहाफी भी, आम आवाम भी, सारिफीन, सबको जो है मुहतात होना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, एक और बड़ी खुशी की खबर, बड़ी जबरदस्त खबर, पाकिस्तान के फेवरेट क्रिकेट प्लेयर कौन है? इमरान खान। उनके बाद तो बहुत सारे हैं पाकिस्तानी, ताजा तरीन पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्तानियों के फेवरेट क्रिकेटर। आजकल पाकिस्तानियों को पीएसएल में आए हुए सारे खिलाड़ी फेवरेट हैं, लेकिन सबसे अव्वल नंबर पे जो आते हैं, टॉप पे, वो आते हैं डैरेन सैमी। नाजरीन, डैरेन सैमी को पाकिस्तान की एजाजी शहरियत देने का फैसला कर लिया गया है। डैरेन सैमी को सदर मुमलिकत जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब 23 मार्च को पाकिस्तान की एजाजी शहरियत देंगे और पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल एजाज यानी कि निशाने पाकिस्तान भी 23 मार्च को अता करेंगे। बिल्कुल, ये होगा और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जो उनकी खिदमात हैं उनके एतराफ में ये फैसला किया गया है। अच्छा, डैरेन सैमी जो है वो बेसिकली पाकिस्तान आने वाले बहुत शुरू में जो खिलाड़ी थे, जो PSL हुआ था, उन्होंने उस वक्त पाकिस्तान आने का तहैया किया था और वो पाकिस्तान आए थे जब दुनिया नहीं आ रही थी। तो ये उनकी बड़ी खास बात है। अच्छा, अब डैरेन सैमी को पाकिस्तान से मोहब्बत भी बड़ी है, उनके बहुत सारे तस्वीरें और बहुत सारी हम चीजें देखते रहते हैं। तो डैरेन सैमी का अभी एक ताजा क्लिप देखते हैं, जरा वो क्लिप मैं आपको दिखाता हूं, फिर उसके बाद आपको बताऊंगा कि डैरेन सैमी की वो बातें जो आपको जाननी चाहिए उनके बारे में। ये सेलिब्रेशन है बेसिकली। ये सेलिब्रेशन है और जावेद अफरीदी साहब ने ये जो सेलिब्रेशन है, ये पार्टी, ये डिनर, ये जो भी है, ये थ्रो किया था डैरेन सैमी को शहरियत मिलने की खुशी में और अकमल की सेंचुरी। बिल्कुल, तो ये डिनर हो रहा था। अब इस डिनर में क्या बातचीत हो रही थी वो है असल मजेदार चीज। तो अगर ऑडियो पर हम सुनवा सकें तो ठीक है, वरना हम जो है वो फिर आगे बढ़ के बताते हैं कि क्या हुआ इसके अंदर। जी, अच्छा, अब ये जो है, ये जो गुफ्तगू हुई थी, ये देखिए इसके अंदर केक काटा गया और इसके अंदर बात ये हुई कि कितने सारे माशाअल्लाह, जाहिर है खुश तो होंगे ना, मतलब एक डैरेन सैमी की शहरियत पे तो पाकिस्तानी अवाम बहुत खुश है। पाकिस्तानी अवाम तो डैरेन सैमी से बहुत ही खुश है ना। अच्छा, अब मैं जरा आपको बताता हूँ कुछ ऐसी बातें जो डैरेन सैमी के बारे में आपको पता होना चाहिए। 20 दिसंबर 1983 को ये पैदा हुए थे सेंट लुइसिया में और डैरेन सैमी दुनिया के वाहिद कप्तान है जिनकी कप्तानी में वेस्ट इंडीज 2 मरतबा ICC T20 वर्ल्ड कप का फातेह बना है। 2012 में उन्होंने श्रीलंका को हराया था और 2016 में उन्होंने बर्तानिया को हराया था और वो फातेह बने थे। डैरेन सैमी, उन्होंने उनका कद जो है वो है 6 फीट 4 इंच। उनका जो देख ले, ऊपर देख ले, कद उनका है 6 फीट 4 इंच और उनका जो पूरा नाम है वो भी उनके कद की तरह लंबा है, वो है डैरेन जूलियस गार्वी सैमी, ये नाम है उनका। जी, और हमारे लिए वो सैमी, हमारे लिए जब पाकिस्तान की शहरियत उनको मिल जाएगी तो फिर वो कौन सा वाला सरनेम लगाएंगे अपने साथ? डैरेन सैमी खान, डैरेन सैमी चौधरी, डैरेन सैमी खान। मैं अगली बात यही करने वाला था कि जावेद अफरीदी ने वहां पर जो डिनर था उसमें यही कहा था कि ये डैरेन सैमी खान हो गए, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी की टीम में तो फिर तो खान हो गए, लेकिन मतलब डैरेन सैमी यूसुफजई भी हो सकते हैं, डैरेन सैमी दुरानी, डैरेन सैमी वगैरह वगैरह मुख्तलिफ वहां पे भी। वो खान जो है वो जेनेरिक है ना, तो इसीलिए वो हो सकता है। अच्छा, डैरेन सैमी के जो निक नेम है वो है सैमी और जैकी। ये 2 निकनेम्स हैं उनके। पसंद है भाई? अच्छा, ठीक है, कोई कहता होगा ना उनको जैकी। उनका जो जर्सी नंबर है जो वो पहनते हैं अपनी वेस्ट इंडीज की टीम की, जब वो नुमाइंदगी करते थे तो 88 नंबर की वो जर्सी पहनते थे। IPL वगैरह में भी उन्होंने यही 88 नंबर की। उनका जो फेवरेट शॉट है वो है स्क्वायर कट। हॉबीज उनकी है रक्स करना, बड़ा रक्स करते हैं, डांस बहुत हर वक्त डांसते हैं वो, जब चाहते हैं वो डांसते हैं और जीत की खुशी में वो अक्सर डांसते हुए नजर आते हैं। उनकी जो बेगम साहिबा है उनका नाम है कैथी डैनियल और
वो उनकी बचपन की मोहब्बत थी और बचपन की मोहब्बत को उन्होंने अपना जीवन साथी बना लिया। देखें क्या जबरदस्त, बचपन में बंदा मोहब्बत कर ले और उसको पाए तकमील तक पहुंचाए, ये अच्छी बात है। क्या हाँ, बस प्रॉब्लम ये रास्ते में कहीं और मोहब्बत ना हो, वो अलग मसला। उन्होंने कर लिया काम, ठीक है। अच्छा, उनके दो बच्चे हैं। एक है बेटी उनकी जिसका नाम है स्काई, और जो बेटा है उसका डैरेन सैमी का, उसका नाम है डैरेन डैन सैमी जूनियर। एक बेटा और एक बेटी है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो आपने नहीं बताई अभी। मैं बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। आप बीच में मुझे मौका तो दें, या आप बता दें। हाँ, नहीं मतलब कि क्रिकेट शुरू करने से पहले, स्कूल छोड़ने के बाद डैरेन सैमी ने क्लर्क के तौर पर भी एक वजारत में काम शुरू किया था। बिल्कुल, क्लर्क के तौर पर काम शुरू किया था। फिर जब उन्होंने वेस्टइंडीज के लिए खेलना शुरू किया तो वहां से इस्तीफा दे दिया। बेसिकली डैरेन सैमी 3 खुसूसियात की वजह से पाकिस्तानियों के दिल में बसते हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान से उनकी बड़ी जबरदस्त मोहब्बत है, दूसरा ये कि बिरयानी उनको बहुत पसंद है, और शजरकारी मुहिम उनको जो है वो बड़ा सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान की, और फिर उनका उर्दू और पश्तो से लगाओ। बिल्कुल, चप्पल, पठानों की पगड़ी, ये सब चीजें हमें उनकी तस्वीरों में देखने को मिलती हैं। बिल्कुल, तो ये हो गया जी डैरेन सैमी का मामला। और हमारा जो सेगमेंट है पीएसएल का, वो भी आज हम करेंगे। बिल्कुल, ऑलराउंडर में हम बहुत सारी बातें करेंगे। ऑलराउंडर नहीं, यूफोन PSL 5 ऑलराउंडर, ये है उसका पूरा नाम। तो पहले हम जरा मौसम की तरफ जाते हैं और आपको फिर हम PSL में जो भी अपडेट्स वगैरह हैं वो भी बताते रहेंगे, क्योंकि वो बड़ा जरूरी मामला है। उसके बगैर हम आजकल PSL सेलिब्रेट कर रहे हैं भाई, हम PSL सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल, लोग PSL की टी-शर्टें पहन रहे हैं और हमारे यहाँ पर लोग विक्टोरियन एरा के कपड़े पहन रहे हैं। नहीं, हम भी जैकेट पहनेंगे PSL के हवाले से, कल पहनेंगे। विक्टोरियन PSL नहीं है। आज जी बताएं, पाकिस्तान का मौसम आपको बताते हैं क्या हालात चल रहे हैं मौसम के। इस्लामाबाद की बात करते हैं। इस्लामाबाद में है कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर में कम से कम 12 होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची में कम से कम 17 डिग्री, ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री। पिशावर कम से कम 11, ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा 26 डिग्री तक। कोयटा में कम से कम 4 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड। हर जगह सूरज, हर जगह सूरज। 25-30 तक पहुँच गए, दिल जी पहुँच गए, बिल्कुल पहुंच गया। हैदराबाद कम से कम 17 डिग्री सेंटीग्रेड, ज्यादा से ज्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड, सबसे ज्यादा इस वक्त ये चल रहा है। फिर उसके बाद सखर कम से कम 15, ज्यादा से ज्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड। मुल्तान कम से कम 14, ज्यादा से ज्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। सियालकोट कम से कम 10, ज्यादा से ज्यादा 24, और फैसल आबाद जहां कम से कम है 13 डिग्री सेंटीग्रेड और ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर होगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गया जी मौसम का मामला। बिल्कुल ठीक है। आगे हम कहाँ जा रहे हैं? आगे हम आपको हेडलाइंस की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि हेडलाइंस जो है ज़ाहिर है खबरें अहम हैं। बिल्कुल। तो पाकिस्तान की खबरें बताएंगे, विक्टोरियन एरा की नहीं। खबर देखते हैं हेडलाइंस में क्या है। कोरोना वायरस के चीनी सरहदों के बाहर भी वार तेज। ईरान में 8 अफराद जान की बाजी हार गए। 14 ईरानी सूबों में तालीमी इदारों और सकाफती मराकज को ताले लग गए। पाकिस्तान की ईरान के साथ सरहद बंद। बलूचिस्तान के ईरान से मुत्तसिल अजला में इमरजेंसी नाफिज। तफ्तान के मकाम पर जायरीन की स्क्रीनिंग। पाकिस्तान आने वाले अफराद को 14 रोज हेल्थ सेंटर में रखा जाएगा। गवादर में आइसोलेशन वार्ड कायम कर दिया गया। PIA का चीन के लिए फिजाई ऑपरेशन मुअत्तल। 15 मार्च के बाद ऑपरेशन बहाल करने या न करने का फैसला होगा। चीन में मौजूद पाकिस्तानी तलबा की अपने अवाम की तरह देखभाल कर रहे हैं। तलबा के वालिदैन को उनकी हर किस्म की हिफाजत का यकीन दिलाते हैं। चीनी सिफारत खाने के मुताबिक पाकिस्तानी तलबा को कोरोना वायरस से बचाने के इंतजाम कर लिए हैं। वुहान में मौजूद पाकिस्तानी तलबा की वक्ती मुश्किलात को समझते हैं। चीन में कोरोना वायरस 2447 जानें निगल गया। तुर्की, इराक और अफगानिस्तान की ईरान के साथ सरहद बंद। जनूबी कोरिया में 5, जापान में 3 अफराद कोरोना वायरस से हलाक। सऊदी अरब का चीन के लिए फजाई ऑपरेशन मुअत्तल। अफगानिस्तान और पुर्तगाल से भी मरीज सामने आ गए। इटली में भी वायरस से 3 अफराद की हलाकत का मामला। वेनिस कार्निवल मनसूख। मुतासिरा इलाकों में स्कूल्स, रेस्टोरेंट्स और दीगर मकामात बंद। 11 टाउन्स लॉकडाउन। 50,000 अफराद की नकलो हरकत महदूद। बड़े डाकुओं पर हाथ डालने से करप्शन में कमी आ रही है। वजीर आजम इमरान खान का मियांवाली में तकरीब से खिताब। कहा, बड़े डाकुओं को पकड़ेंगे तो छोटे खुद ही डर जाते हैं। पहली बार हमारी हुकूमत में बड़े डाकुओं पर हाथ डाला जा रहा है। हमें अपना किबला दुरुस्त करने की जरूरत है। पाकिस्तान ने फलाही रियासत बनना था, लेकिन हम गलत रास्ते पर चले गए।
ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कौमी इत्तेहाद की जरूरत पर जोर, कहा गरीब का खोखा बचा न दुकान, फैक्ट्री, सनत और न ही छाबड़ी, हुकूमती फैसले मईशत के गले का फंदा बन गए। इमरान न्याजी की बेहिसी उरूज पर है, सिर्फ गालियां देने से मुल्क नहीं चलते, मईशत बचाने का फैसला करना होगा। अमरीकी सदर बॉलीवुड किरदार बाहुबली के रूप में दौरा भारत से कबल डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऊपर बना मीम शेयर कर दिया। वीडियो में ट्रंप को हीरो बाहुबली के रूप में दिखाया गया, नरेंद्र मोदी को हीरो के मुलाजिम के किरदार में दिखाया गया। सोशल मीडिया पर सारिफीन के तबसरे। अमरीकी सदर जल्द पाकिस्तान का भी दौरा करेंगे। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी पुरुमीद कहते हैं ट्रंप दौरा भारत में कश्मीर पर जरूर बात करेंगे। मसला कश्मीर पर आवाज बुलंद करने से आलमी रद्द-ए-अमल आना शुरू हो गया। पाकिस्तान ने दुनिया को कायल किया कि अफगान मसले का वाहिद हल मुज़ाकरात हैं। और जिंदगी का मकसद क्या है और मरने के बाद क्या होगा, साइंस इन दो सवालों के जवाब नहीं दे सकी। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं दोनों सवालों का जवाब सिर्फ दीन इस्लाम और अल्लाह की इबादत में है। वेलकम बैक जी। अब बात करते हैं पीएसएल की और हमारा जो स्पेशल सेगमेंट है पीएसएल का वो है यूफोन पीएसएल 5 ऑलराउंडर। दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय यूफोन की नई सिम से अब मिले फ्री व्हाट्सएप। जी पीएसएल का मेला सजा हुआ है। 4 दिन के मुसलसल मुकाबलों के बाद खिलाड़ी आज और कल आराम कर रहे हैं और पीएसएल के पहले 4 दिन के मुकाबलों पर हम बात करेंगे क्या क्या हुआ, लेकिन कल के जो 2 मैचेस थे उसके हवाले से पहले एक पैकेज देख लेते हैं। पीएसएल के छठे और 7वें मैच का मुकाबला सनसनीखेज रहा। पाकिस्तान सुपर लीग के छठे मैच में क्वेडा ग्लैडिएटर्स ने दिलचस्प मुकाबले के बाद कराची किंग्स को 5 विकेटों से शिकस्त दी। जबकि 7वां मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लाहौर कलंदर्स से 1 विकेट की बढ़तरी से जीत लिया। नेशनल स्टेडियम कराची में खेले गए छठे मैच में कराची किंग्स के कप्तान इमाद वसीम ने क्वेडा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और 157 रन का हदफ दिया। क्वेडा ग्लैडिएटर्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर 5 विकेटों के नुकसान पर हदफ हासिल किया। कराची किंग्स के इमाद वसीम और जॉर्डन एक विकेट ले सके। आजम खान को बेहतरीन बैटिंग पर मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। उधर लाहौर के कजाफी स्टेडियम में खेले गए मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान ने टॉस जीतकर लाहौर कलंदर्स को बैटिंग की दावत दी। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 183 रन का हदफ 9 विकेटों के नुकसान पर आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पर हासिल कर लिया। लाहौर कलंदर्स की इस इवेंट में ये मुसलसल दूसरी हार है और लाहौर कलंदर्स ने अभी तक 2 मैचेस ही खेले हैं, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 3 मैचों में से 2 में फतह हासिल की। 4 दिन के मुसलसल मुकाबलों के बाद खिलाड़ी आज सुकून करेंगे। तो ये था जी पीएसएल के कल के 2 मैचेस का अहवाल। हमारे साथ आज जो शख्सियत मौजूद हैं उन्हें आपने देखा है सियासी जलसों में कंपेयरिंग करते हुए और सियासत करते हुए, लेकिन पीएसएल ऐसी चीज़ है कि जिसने सब पाकिस्तानियों पर असर डाला है। और ये जो हमारे दोस्त हैं इन्होंने क्रिकेट कमेंट्री भी शुरू कर दी है। रेडियो पर इनका मखसूस अंदाज उर्दू और पश्तो में कमेंट्री और खिलाड़ियों के बजाय लड़के आउट हो गए कि इस्तिलाह का जो चर्चा चल रहा है, ये चीज़ें इस वक्त बहुत इन है। हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर फैसल जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। एक करेक्शन करूँगा, आपने कहा कमेंट्री शुरू कर दी है, कमेंट्री तो खत्म कर दी। मतलब पीएसएल में शुरू पीएसएल खत्म कर दी, अब खत्म कर दी तो अब नहीं कर रहे। हाँ नहीं, वो पहले इतने 15-16 साल पहले आपको याद ही है रेडियो प्रोग्राम्स और कमेंट्री, क्रिकेट रेडियो कमेंट्री, क्रिकेट कमेंट्री करता था। अब कभी कभी टाइम मिल जाए तो करता हूँ। इस बार किया है मैंने 1-2 मैच, लेकिन आगे दुआ करें कि बीच में टाइम मिल जाए, यहाँ से टाइम मिल जाए तो नहीं, हम दुआ करेंगे कि आपको टाइम ना मिले, क्योंकि वो जो आप काम कर रहे हैं वो ज्यादा अहम है। जो सियासत वाला काम है वो ज्यादा अहम है। जी। लेकिन अगर आपको टाइम मिले तो आप जो टेलीविजन पर उर्दू कमेंट्री हो रही है वो करें जाकर, क्योंकि उर्दू वाली कमेंट्री का मयार मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। नहीं, वो रमीज राजा तो बहुत शानदार, लेकिन उनके साथ जो बाकी लोग हैं ना, अरूज भी बहुत अच्छी है। बहुत ज्यादा अंग्रेजी के अल्फाज उसके अंदर सोशल मीडिया पे लिखा हुआ है उर्दू में करें, उनको फीडबैक देते हैं हम। बिल्कुल, ये फीडबैक उनकी तरफ जाना चाहिए, क्योंकि आपके तो ताल्लुकात बड़े बड़े लोगों से हैं। हम तो आपको करनी चाहिए वैसे, आप दोनों को। आप हमें पूछें तो हम कर लें। क्रिकेट कमेंट्री नहीं, ये बड़ा मुश्किल काम है। वैसे नहीं, काम तो वाकई बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये ऐसी एक चीज है, मैं आपको बताऊं, पीएसएल जो पूरे का पूरा पीएसएल पाकिस्तान में हो रहा है ना,
ये बहुत कमाल चीज़ हो रही है। बिल्कुल, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने वादा किया था कि पूरे का पूरा PSL इस बार पाकिस्तान में होगा, ऐसा ही होने जा रहा है। अब इसके अंदर जो है वो नजम सेठी साहब का किरदार बड़ा अहम है। उनकी दफा पूरे का पूरा तो क्या शुरू करना, 2 मैच बड़े मुश्किल से दुबई में होते थे, खाली स्टेडियम होते थे, इनिशिएट किया है उन्होंने, बिल्कुल ठीक है। PSL उन्होंने शुरू किया है, ये पूरे लीग उन्होंने बनाई है बिल्कुल, और उस वक्त PCB की मैनेजमेंट जो भी थी उन्होंने किया है। एक साहब थे सरवर साहब, मुझे याद नहीं है, असल में तो उनका प्रोडक्ट था ये, बाकी क्रेडिट नहीं, किसी तरह क्रेडिट नजम सेठी से, नजम सेठी है तो बस क्रेडिट नहीं देना जो नहीं, अब वो जो साहब थे उनको भी तो क्रेडिट देना चाहिए। क्रेडिट सबको देना चाहिए। आज उन्हें कोई उनका नाम नहीं लेता, ठीक है ना, उन्होंने इतनी एफर्ट की थी। और लेकिन ये जो पूरा का पूरा PSL पाकिस्तान वाला, ये इमरान खान के अलावा कोई नहीं कर सकता। मतलब बीज उन्होंने बोया, फिर उसके बाद इस बीज को दरख्त बनाने में इमरान खान साहब का किरदार, तो ये एक तरह और सिक्योरिटी फोर्सेस भी ऑफ कोर्स, वो तो जाहिर है, तो उसके बगैर तो अब आप भी एक लीग शुरू करें, अंटार्कटिका में उसके मैचेस होते रहे क्या फर्क पड़ता है? यहाँ जब ग्राउंड अगर शुरू ना होती तो फिर क्या होता? चले, मतलब अगर आप इसी पर आ रहे हैं, ना होती तो शुरू हो जाती, फिर तो वही बात है ना। देखिए बात है, उन्होंने बहुत बड़ा काम है कि पाकिस्तान में सारे मैचेस हो रहे हैं, लेकिन मतलब इसको अच्छी बात है, थोड़ा सा कितना तो क्रेडिट देना चाहिए। ना दिल बड़ा करें फैसल, छोड़िए और क्या, मतलब ऐसे तो मुझे करने तो दे बड़ा दिल, मैं कह रहा हूँ कहें कि इसके अंदर किरदार है। अच्छी बात है, उन्होंने शुरू की है। हाँ, और आगे चलें आप, आगे चलें, और बहुत अच्छे है, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा काम किया। अब आगे चलते हैं, आगे ये बताएं कि हम PSL 5 पूरा का पूरा पाकिस्तान में हो रहा है, दुनिया में खबरें छप रही हैं, सोशल मीडिया पे एक धूम मची हुई है, पाकिस्तान में क्रिकेट हो रहा है, पाकिस्तान में फॉरेन प्लेयर्स आए हुए हैं, और जो जिनको उस वक्त कहते थे कि किसी ना काम के प्लेयर्स हैं, अब तो बड़े अच्छे बड़े बड़े नाम पाकिस्तान में। क्या लफ्ज कहते थे वो? अब मैं नहीं करूंगी कि हमारे मेहमान हैं, मेहमान तो हैं, लेकिन किसने कहा था? मैं उस वक्त भी नहीं चाहती थी कि ये बात हो, और खान साहब ने कहा था, सबको पता है ना। मैं सिर्फ याद दहानी के लिए बात करता हूँ, ये मैं कोई तंग नहीं कर रहा होता हूँ, लेकिन हम सबको पता है। आप बड़े बड़े प्लेयर्स पाकिस्तान में आए, हर तरफ दुनिया में धूम मची हुई है, पाकिस्तान में PSL हो रहा है, अमन शांति यहाँ पर बरकरार है, अमन का गहवारा बन चुका है हमारा मुल्क। इसको उस तरह से प्रमोट नहीं कर रही आप लोगों की गवर्नमेंट भी, और हमारे टीवी चैनल्स भी। कम बात हो रही है, बहुत प्रोग्राम्स चल रहे हैं, मैंने कल रात पूरा देखा, 11 बजे का सारा स्लॉट क्रिकेट था, PSL था, लेकिन स्क्रीनें लगी होनी चाहिए हमारे शहरों में, जहां अगर स्क्रीन नहीं है तो रेडियोस की कमेंट्रीज होनी चाहिए अवेलेबल लोगों के लिए, जो जहां बैठा है वहां पर सुने, वहां पर देखे। बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूँ, हमें इसको प्रमोट करना चाहिए, रैलीज की सूरत में ग्राउंड पहुंचना चाहिए, बिल्कुल छक्का भरे। देखिए क्रिकेट का हुस्न है तमाशाइयों से, जब वहाँ मैचेस होते थे खाली स्टेडियम में तो मजा नहीं आता था, और लड़के खुद कहते हैं कि हमें खेलने में मजा आता है जब जैम पैक्ड स्टेडियम, होम ग्राउंड में खेल रहे होते हैं, होम ग्राउंड, अवे फ्रॉम होम। कराची की टीम लाहौर आएगी, यू नो, इट्स अ होम अवे फ्रॉम, जो क्रिकेट का कॉन्सेप्ट है। और असल मजा क्रिकेट का शायकीन से है, जोश, वलवला, एंथुसियाज्म, पैशन। हमने कराची में जो मैचेस हुए हैं, बड़े जबरदस्त मैचेस हुए हैं, ग्राउंड भरा हुआ था, और सेकंड हाफ में ज्यादा छुट्टी के बाद लोग, लेकिन यही मजा है। अब हमें चाहिए, मैं कह रहा PTI की बात कर रहा था कि PTI तो इस चीज में माहिर है, मतलब मैदान भरने में, बिल्कुल ठीक है ना। तो PTI के जो हमारे अहदेदारान है, अब 11,000 हमारे उन्होंने ओथ लिया है, अब उन्हें चाहिए कि कज़ाफी स्टेडियम में चकाचक रैलियां लेके जाएं, लोगों को लेके जाएं और मैच दिखाएं, क्योंकि ये आप इतना बड़ा हमारा प्रोडक्ट है, इतना बड़ा प्रोडक्ट है। PSL एक प्लेटफॉर्म है, पूरी दुनिया को मैसेज जाना है, इसका हिट होना, कामयाब होना बहुत ज्यादा पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों की बड़ी शिकस्त है ये। जी हाँ, बहुत बड़ी, और इससे आगे बहुत दरवाजे खुलने, इससे आगे बहुत दरवाजे खुलने। फिर बात जी आप अभी, क्योंकि मोइन अली ने यही ऐलान किया है कि मोइन अली ने ये कहा है कि इंग्लैंड की टीम के बहुत सारे खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं, तो अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंग्लैंड की टीम यहाँ पर आए। जी, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका सिर्फ डेट की वजह से उन्होंने किया, वो आ रहे थे। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, रिसेंटली पाकिस्तान में इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट बहाल हुई है 10 साल के बाद। MCC जो है उसने 47 इयर्स के बाद पाकिस्तान का दौरा किया है, संगाकारा उसको लीड कर रहे हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान में क्रिकेट के हवाले से कहूंगा, क्वेटा में 14 इयर्स के बाद डोमेस्टिक क्रिकेट के फर्स्ट क्लास मैचेस खेले गए हैं। इसके साथ साथ हमारा जो टूरिज्म है वो डबल हुआ है। CN जो दुनिया का टॉप लग्जरी मैगजीन है, कहता है कि पाकिस्तान 2020 की नंबर 1 हॉलिडे डेस्टिनेशन है। आज इसी हफ्ते दुनिया की टॉप कंपनीज के CEOs और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो हैं यहाँ स्कीइंग करने, अपनी छुट्टियां मनाने पाकिस्तान आए हैं। आप लोग 2 वजीर भी गए हुए हैं स्कीइंग करने। 2 वजीर, साबिक वजीर, हाँ, सही बोले, आपकी भी याददाश्त गड़बड़ कर जाती है। आतिफ खान साहब और शाहराम साहब भी स्कीइंग करने गए हुए थे, साबिक वजीर जो थे।
वो गए थिंग्स आर हैपनिंग इन पाकिस्तान, इन्वेस्टर पाकिस्तान। आपकी फेवरेट टीम कौन सी है वैसे पीएसएल में? लाहौर कलंदर। लाहौर कलंदर तो बेचारे ही हैं, मतलब नहीं, मैं एक सेकंड मैं बताऊं, कल वाले जो मैचेस थे, मेरी फेवरेट टीम आप पूछ रहे हैं, मैं समझ रहा था पूछे किस टीम पे तरस आ रहा है। नहीं, फेवरेट टीम जो है वो है क्वेटा ग्लैडिएटर्स। अच्छा, उसकी वजह ये है कि मैंने पहले सीजन से इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी मैंने शुरू में बैक किया था, लेकिन मैंने नोट किया है कि थ्रू आउट ऑल पीएसएल सीजन्स क्वेटा ग्लैडिएटर की अप्रोच बहुत प्रोफेशनल है। हाँ। बहुत मेरिट पे क्रिकेट खेलते हैं। बिल्कुल। तो मेरी सपोर्ट क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ है। तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो हैं उनके कप्तान सरफराज, हाँ जी, वो है नहीं टीम में। मैंने तो लाहौर वालों को कहा है, मैं प्रोग्राम में बैठा हुआ था, एक तो मैंने राणा साहब को कहा मैं कि कोई पिच के ऊपर ही बकरे का सदका शदका करें, हाँ कुछ करें। राणा साहब आपसे मुलाकात वहां पर हुई जिस प्रोग्राम में आप बैठे थे, राणा साहब के तासुरात थे क्या? मतलब आपको उन्होंने क्या बताया कि मतलब उदास उन्होंने कहा सब कुछ कर लिया, पता नहीं क्यों नहीं सारा कुछ कर लिया। बस एक बात है, उन्होंने कोशिश तो बड़ी की है। हाँ। अब आकिब जावेद जो है वो बड़े अच्छे उनके वो हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने एक काम अच्छा किया, प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम तो किया बहुत अपना कमाल का। अच्छा, जो ये अपनी T20 की टीम है इसके ऊपर बड़े एक्सपेरिमेंट्स भी उन्होंने किए हैं, और जिसकी वजह से अभी तक तो वो कामयाब अभी तक आपने जो मैचेस देखे उसमें कौन से खिलाड़ी ऐसे लग रहे हैं आपको कि यार ये देखो ये मजेदार? एक खिलाड़ी है जिन पे बड़ी मोहम्मद मूसा। मोहम्मद मूसा तो खैर बहुत ही आला, क्या कमाल उन्होंने एक जो बॉल रोका ना, उन्होंने टेम्परामेंट शो किया, बता दिया। और ही वाज वेरी दूसरे एंड पे जो लड़का था वो थोड़ा सा जल्दी में था, लेकिन मूसा ने कहा मुझ पर एतमाद करो, मैं कर लूंगा। मूसा ने बहुत ही कल, लेकिन एक और प्लेयर है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के जिन पे बहुत ज्यादा तनकीद हुई है, बट यार बॉय ने खड़े होके बताया। आजम क्या लगता है ये दूसरा इंजमाम साबित हो रहा है वैसे? क्योंकि आलू से मुझे इंजमाम भी याद आ रहा है, और आलू इनको भी कहते थे। हमारी पब्लिक का ये बड़ा प्रॉब्लम है कि हम इस तरह के नामों से पुकारना शुरू कर देते हैं जो कि तज़हीक हो जाती है, लेकिन फिर जिस तरह इंजमाम ने प्रूव किया कि वो ग्रेटेस्ट प्लेयर्स में शामिल होते हैं, आजम के लिए आप ये मुस्तकबिल देखते हैं? किसी को भी नाम से नहीं बिगाड़ना चाहिए। और देखें ये आजम खान जो है इन पे इतनी ज्यादा तनकीद हो रही थी, जाहिर है उनकी मोइन खान साहब की वजह से कि भाई अब्बा ने डलवा दिया टीम में, सिफारिशी ये सारी बातें हो रही, लेकिन ऐसा नहीं है, उन्होंने अपने बैट से जवाब दिया। बिल्कुल, एक तो वो प्लेयर बड़े उभरते हुए, फिर शादाब ने बहुत इंप्रेस की अपनी कप्तानी से इस्लामाबाद को, उन्होंने बैटिंग भी अच्छी की है, बॉलिंग भी अच्छी की है। और ये है शादाब जब जा रहे थे कराची में थे तो मुलाकात हुई, तो कह रहे हैं कि एक चीज़ है वो आइडलाइज करते हैं इमरान खान को, और कहते हैं कि मैं बहुत अग्रेसिव एटीट्यूड के साथ करना चाहता हूँ, और जो हार का खौफ है दिल से निकालना चाहता हूँ। आई थिंक दिस इज द बेस्ट टेक्निक। हाँ बिल्कुल, वो मुझे भी आजम की ये बात बड़ी पसंद आई कि उन्होंने जवाब दिया बैट से, अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दिया, तनकीद को बिल्कुल उन्होंने अपने सोचा ही नहीं उसके बारे में, बिल्कुल मल्टीप्लाई बाय जीरो कर दिया। वरना तो मतलब जाहिर है मोइन खान की वजह से बहुत तनकीद हो रही थी उन पर कि भाई अब्बू ने, मतलब ऐसे अब्बू का क्या फायदा जो टीम में ही ना डलवा सके, मेरा तो खैर ये मानना है। लेकिन फिर उन्होंने जो जवाब दिया वो बैट से दिया, और कमाल जवाब दिया उन्होंने। अच्छा खैर, हाँ। ये तो हमने पीएसएल की बात की, हम करते रहेंगे पीएसएल की बात। पीएसएल के ही हवाले से एक और ऐसी चीज है जहां पर हमें नजर आई है कुछ दिनों से टसल चल रही है। हाँ। किस किस के दरमियान? अली जफर और अली अजमत। ओपनिंग सेरेमनी नहीं, जो उसका गाना जो था, जो पीएसएल का जो एंथम बनाया है, उसके हवाले से बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई। तो आप मुझे बताएं ना क्या हुआ। हम आपको बताते हैं, नाजरीन को भी बताते हैं। पहले आपको सुनवाते हैं कि अली अजमत साहब ने क्या बयान दिया था जिसके बाद वो कंट्रोवर्सी बन गई। जरा देखें। पीएसएल का सॉन्ग आपने गाया, कैसा, उसका कैसा फीडबैक है? जो फीडबैक तो मुझे कभी समझ नहीं आया। इसमें दो चार चीजें इन्वॉल्व थी। हाँ। कुछ ब्लॉगर्स थे जो कि कुछ एक कोई राइवल आर्टिस्ट कह लें, जिन्होंने ये ब्लॉगर्स एम्प्लॉय किए थे। ओहो। तो वो काफी कंट्रोवर्सी। आर्टिस्ट कोई वही जिन्होंने पहले भी गाना वाना गाया है, जिनको इस साल नहीं लिया गया? जी। तो वो कुछ वो बातें कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं। मैं किसी की नाम नहीं लेना चाहूंगा, नाम ले लें वरना लोग समझेंगे अली जफर साहब। जी, ये तो था अली अजमत साहब का बयान, सुना आपने। ठीक है, इसके जवाब में आया अली जफर साहब का बयान, वो भी जरा सुने वो क्या कहते हैं, सुनिए। अगर आपकी जिंदगी में कोई भी मसला चल रहा है, कोई इज़्दिवाजी मसला, कोई समाजी मसला, कारोबार नहीं चला, गाना नहीं चला, इवेंट नहीं चला, तो उसके जिम्मेदार आप बिल्कुल नहीं है। उसके जिम्मेदार मैं हूं, मैं, क्योंकि मैं इतना ताकतवर हूं। देखें मेरे पेरोल पे ब्लॉगर्स हैं भाईजान। कैम्ब्रिज एनालिटिका क्या है, ट्रंप को किसने इलेक्ट करवाया है? भाई ने। तो अपने कमरे में एक डार्ट बोर्ड लगाएं, उस पर मेरी तस्वीर लगाएं, और रोज सुबह उठ के ठा ठा करें, दिल हल्का हल्का होगा, गुस्सा कम होगा। बल्कि अगर आप चाहते हैं कि मैं खुद आके वहां खड़ा हो जाऊं और आप
तो उसके लिए भाई हाजिर है। तो इस उम्मीद के साथ ये गाना बंद कर दे यार, खुदा को। थैंक यू मनोज, गाना फिर लगा देते हैं आप लोग बार बार। तो इस उम्मीद के साथ, अगर आपको कोई मसला हो, रात को सुकून से आज आप सोएं, क्योंकि भाई हाजिर है। जी, अली जफर साहब ने कहा कोई आपकी जिंदगी में मसला हो, भाई हाजिर है। भाई की तस्वीर डार्ट बोर्ड पे लगाएं और मारे निशाना। ये सारे मसाइल जो हैं वो अली जफर ने कहा कि वो मेरी वजह से हैं। हुकूमतें भी मैं बनाता हूँ, गिराता भी मैं हूँ, ट्रंप को भी मैं नहीं। जिंदगी, हाँ, जिंदगी के मसले यही हैं और सब अली जफर की वजह से हैं। भाई हाजिर। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ? अच्छा, उसके बाद अली जफर ने कुछ और बात, उन्होंने अपना जो गाना है उसका वैसे टीजर जारी कर दिया। उन्होंने कहा अब मैं गाना बनाऊंगा और बताऊंगा कि गाना क्या होता है, किस तरीके का गाना होता है। तो अली जफर ने जो दूसरा जो बयान दिया, हाँ, वो भी देखिए। भाई आ रहा है, तैयार हो? भाई आ रहा है, तैयार हो? तैयार हो? ठीक है, तैयार है जी। भाई आ रहा है तो हम तैयार हैं, लेकिन हमारे पास भाई आ चुका है। हमारे पास मारूफ गुलकार अली जफर साहब मौजूद हैं और उनसे हम जानते हैं कि ये टसल दरअसल है क्या। बहुत शुक्रिया अली जफर साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपका ताल्लुक अली अजमत साहब के साथ कैसा है? क्या आप दोनों की दोस्ती है या कोई प्रॉब्लम है? क्या है प्रॉब्लम? जी, अस्सलाम वालेकुम। अली अज़मत से बड़ी पुरानी दोस्ती है और बड़ी अच्छी दोस्ती है। एंड हाँ, इसलिए थोड़ा सा मैं हैरान भी हुआ कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, लेकिन इट्स ओके, आई स्टिल लव हिम एंड ही इज़ अ ग्रेट रॉक स्टार, द रियल रॉक स्टार, एंड ही विल ऑलवेज बी लव्ड एंड ही विल ऑलवेज इंस्पायर ऑल ऑफ अस। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि लोगों ने तो PSL 5 का जो एंथम था उस पर अपना मौक़िफ़ दे दिया, सोशल मीडिया पर सबको नजर आया। आपको पर्सनली ये गाना जो था तैयार हो, ये कैसा लगा? PSL 5 का एंथम इस पे अच्छा था। क्या बात है। अगर मतलब समझ गए, बेस्ट जज अवाम होते, तो अगर अवाम को अच्छा लगा तो अच्छा है, अगर नहीं पसंद आया तो आई मीन पीपल आर द बेस्ट जज। मैं हु एम आई टू जज? जी, अच्छा, हाँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं? एक बात है कि जिस अंदाज में सियासतदान आपस में उलझते हैं ना, उससे बेहतर अंदाज में हमारे सिंगर जो हैं तरीके से, सिविल तरीके से। लेकिन मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक अच्छा गाना नहीं है ये PSL। आपको अच्छा नहीं लगा? बिल्कुल नहीं अच्छा। किसको अच्छा लगा है? बहुत सारे लोगों ने वर्डिक्ट तो दे दिया। नहीं अच्छा लगा ना, एक चीज नहीं चली, मतलब लोगों को ये PSL वाला गाना इतना पसंद नहीं आया। बहुत ज्यादा बेहतर हो सकता था। अच्छा, अली अजमत साहब ने बयान भी यही दिया है। अली जफर साहब, आपकी तरफ आ रही हूँ कि अली अजमत साहब ने ये कहा है कि आपने ब्लॉगर्स को पैसे देकर उनके इस गाने के खिलाफ मुहिम चलवाई और उसे फ्लॉप कराने में आपका हाथ है। वो जो बिहाइंड द सीन्स हैं वो आप मुलव्विस हैं इसमें। क्या जरूरत पड़ी थी? क्या जरूरत पड़ गई थी भाई गाना फ्लॉप करवाने की? नहीं, एक्चुअली देखें, मैंने पहले भी ये कहा कि गाना हिट होना, फ्लॉप होना, हमसे भी अच्छे गाने बन जाते हैं, कि दफ़ा नहीं बनते हैं, और फिल्म्स भी हिट होती हैं, फ्लॉप होती हैं। तो ये सारा मतलब ऊपर वाले का करना होता है। समटाइम्स यू मेक समथिंग गुड, समटाइम्स यू कांट, एंड दैट्स हाउ जस्ट लाइफ इज़, एंड दैट्स हाउ म्यूज़िक बनाने का तरीका ही ऐसा है। और सच पूछिए तो मतलब आई ऑलवेज, मेरी तो तबीयत ही ऐसी है कि मैं ज़्यादा सपोर्ट ही करता हूँ और इनकरेज करता हूँ, और सबको ये कहता हूँ कि सबको एक दूसरे को सपोर्ट और इनकरेज करना चाहिए। और ये जो नया ट्रेंड है मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, किसी पे कोई भी किसी ऑनलाइन पोल हुआ, उसमें सब लोगों ने कहा कि, बिकॉज मैं कंफ्यूज था, मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी और की टेरिटरी पे आई शुड स्टेप ऑन इट और किसी की दिल आज़ारी हो, लेकिन चूँकि इतना ओवरवेलमिंग लोगों का और फैंस का और इतना प्यार और इतना रिस्पॉन्स और फीडबैक आया, तो मुझे कोई चॉइस छोड़ी ही नहीं गई। तो मैंने कहा चले मैं कोशिश कर लेता हूँ। तो अब मैं कोशिश करता हूँ, अगर कुछ अच्छी चीज़ बन जाती है
तो आपसे शेयर करूंगा। ठीक है, जाते जाते एक और चीज बताइए अली के, सुना है पूरे PSL में आपके गाने सीटी बजेगी पर पाबंदी लगाई गई है कि किसी भी इवेंट में PSL 5 के ये गाना नहीं बजेगा। आपको लगता है कि ऐसा करने से PSL का जो आज का PSL 5 का जो तराना है, तैयार हैं, वो हिट हो जाएगा? जो गाना तैयार कर रहे हैं वो कैसा होता है और आवाम उसको पसंद करती है नहीं पसंद करती, लेकिन बहरहाल हमारे लिए आप दोनों ही जो है वो अली जफर भी और अली अजमत भी दोनों ही काबिल एहतराम है और दोनों ही के हम फैंस हैं। बिल्कुल, दोनों ही हमारे मतलब पाकिस्तान के लेजेंडरी सिंगर्स में शुमार होते हैं। बिल्कुल। और पूरी जनरेशंस आप लोगों को सुनती हैं, सारे के सारे लोग, बुजुर्ग हों जवान हो, सब पसंद करते हैं आपके गाने। तो ऑल द बेस्ट टू यू। ऑल द बेस्ट जी, शुक्रिया आपका। अच्छा, अब ये क्या पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है ये? देखिए, एक तो ये जो गाना आया है PSL 5 तैयार हैं, ये बहुत ही पाकिस्तान जो है नेशनल असेंबली वाले वो बड़े ज्यादा क्रिकेट के अच्छा। हाँ, उन्होंने पूरी एक टीम बनाई हुई है जिसमें हमारे कुछ सेनेटर्स को भी उन्होंने, हालांकि हमने उन्हें मैच चढ़ा दिया था। अच्छा, इधर पिंडी स्टेडियम में। उस टीम में आप थे? जब हाँ जी मैं था। मैंने आपके साथ फिर एक आउटडोर ना हम क्रिकेट का आपका एक इम्तिहान लें तो कैसा रहेगा? वैसे क्रिकेट टेस्ट करें ना जरा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि हो सकता है या नहीं हो सकता, ऐसे आइडिया आ गया जहन में। इम्तिहान क्या खेलने में? हाँ, नहीं, आपका मुकाबला तो मैं नहीं कर सकता। मैं तो खैर क्रिकेट बहुत कम मैं पता है जब कॉलेज में भी था ना, तो जब ट्रायल हो रहे थे और वो कह रहे थे ट्रायल हो रहे हैं अब, अच्छा मैं ऑफ स्पिन बॉलिंग करता था और बैटिंग भी, तो मुझे वो जो ट्रायल ले रहे थे, हाउसेस होते थे ना, रहमान हाउस, तो वो मुझे कहते हैं कि आप क्या करते हैं? बॉलिंग? मैंने कहा नहीं। कहते हैं बैटिंग? मैंने कहा नहीं। विकेट कीपिंग? मैंने कहा नहीं। फील्डिंग? मैंने कहा नहीं। तो कहते हैं फिर करते क्या? मैंने कहा कमेंट्री। तो कहते हैं कमेंट्री तो नहीं होती। मैंने कहा नहीं, अब होगी। हम यहाँ मेरे प्रिंसिपल के पास गया, मैंने कहा सर हम अगर यहाँ पे एक कमेंट्री बॉक्स बनाए आप देखिएगा। उन्होंने कहा चलो बनाओ। मैंने एक कमेंट्री बॉक्स बनाया, माइक शाइक लगाया, स्पीकर लगाए और कमेंट्री शुरू कर दी। ओहो हो, वो देखा उन्होंने, वो जूनियर स्कूल से भी बच्चे आके मैच देख रहे हैं, ग्राउंड भरा हुआ है और हमारी वो टीचर्स भी सारा। तो उन्होंने कहा तो बड़ा शुगर लगा दिया फैसल ने। तो उस दिन से मैंने कमेंट्री शुरू की। तो ये खान साहब ने तो सिफारिश नहीं की थी आपके लिए तो करवाओ? नहीं, ये बहुत पुरानी बात है। उस वक्त मैं मिला नहीं था ना, उस वक्त तो PTI 96 से पुरानी बात है थोड़ी। अच्छा, खान साहब के अलावा पार्टी में कौन है जो सबसे ज्यादा क्रिकेट डिस्कस कर रहा होता है हर वक्त बैठा हुआ? अली जैदी। अच्छा, अली जैदी ने एक फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली भी है ना। अली जैदी हैं, फिर इमरान इस्माइल को बड़ा शौक, असद उमर साहब को बहुत शौक है, शफकत महमूद साहब बड़ी दिलचस्पी लेते हैं, क्रिकेट पे बात करते हैं। फैसल वाडा साहब भी नहीं, फैसल वाडा क्रिकेट नहीं। फैसल और शौक है नहीं, फैसल वाडा फुटबॉल मेरा ख्याल है ज्यादा। अच्छा, फुटबॉल वो जरा एक, या बॉक्सिंग वो जरा एक और लेवल की गेम है ना। अच्छा, उनका एक केस चल रहा है कोर्ट में असनाद का। अब वो वाडा से ख्याल आ गया मुझे, वाडा साहब से, तो मैंने कहा लगे हाथ ये सवाल भी पूछ लूं। डिग्रीज का कोई केस चल रहा है उनका। वो मेरा ख्याल है वो अपना बताए, ये जो है ना एम्ब्रोस जो है, आपको याद है वेस्ट इंडियन एम्ब्रोस एक थे, उसका कोई लिंक है फैसल वाडा से? आपसे एक बात अच्छा, आप अलग निकल, मैंने कही अपनी बात वो खुद बताएंगे मुझे। अच्छा, एम्ब्रोस का एक आपको मतलब पिछले दिनों मुलाकात हुई उनसे। लकी उन्होंने जी नहीं लकी हैं आप? यस, ही वाज, यू नो, मैंने बताया इमरान खान साहब ने क्रिकेट की बातें होती, जब हम जलसों में जाते थे ना तो खान साहब हमें बताते थे, मैंने एम्ब्रोस को बताया कि वो हमें बताते हैं कि वो वेस्ट इंडीज की टीम जिसको देख के डर लगता था, लोग मैदान में उतरते थे कि ये वो डशकरे इतने बड़े बड़े वो बॉलिंग कर, क्या वर्ड क्या है इस्तेमाल किया? डशकरे, एक वर्ड डशकरे। एम्ब्रोस को मैंने बताया कि एम्ब्रोस वाज पार्ट ऑफ, यू नो, लेटर ऑन, बाद के, पहले वाले नहीं, बाद का जो बॉलिंग अटैक जिसमें वॉश और एम्ब्रोस। अब जब ये आए और आगे से मैंने कहा आपको हम टीवी पे देख रहे हैं, आप आ रहे हो, हमें टीवी पे डर लग रहा है कि बॉल बाहर ही ना आ जाए। सो वेस्ट इंडीज का एक वो जो बॉलिंग अटैक था, रोबदार एक वो जो चीज था, उसका बड़ा वो था। और फिर विवियन रिचर्ड्स, सर विवियन बैटिंग में, यस, विव रिचर्ड्स वाज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन। तो इमरान खान साहब, हमें तो नहीं पता ना, हमने तो बाद में यूट्यूब पे जाके मिल जाए मैच देख लेते हैं। ये पुराने मैच, एम्ब्रोस तो खैर हमने देखा हुआ, एम्ब्रोस तो बाद में, बिल्कुल, लेकिन जो पुराने बॉलर्स थे उनके, इमरान खान साहब किस्से जब सुनाते हैं ना तो किस्से से उनके डर लगता है कि कितना खौफनाक उनका बॉलिंग अटैक होता था एक जमाने में। बिल्कुल। खान साहब की वैसे फेवरेट कौन सी टीम है?
वो पुरानी वेस्ट इंडीज। नहीं पीएसएल में खान साहब की फेवरेट टीम कौन सी है? पीएसएल वो अब पूछूंगा मैं उनसे, लेकिन वो T20 क्रिकेट में कहते हैं जिसका अच्छा दिन लगे चल जाता है। अच्छा। एज सच वो मैचेस T20 के देखते नहीं। इसी तरह का जवाब आना चाहिए था खान साहब से, क्योंकि जाहिर है वो उनसे ज्यादा क्रिकेट को कौन जानता है। वो ज्यादा टेस्ट क्रिकेट पे वो देखते हैं। अच्छा, पीएसएल के हवाले से लाहौर कलंदर बार बार मुझे याद आ जाता है, पता नहीं क्यों याद आ जाता है, लेकिन मेरी सारी तमाम तर दुआएं, सिंपैथीज, डिस्पाइट कि मैं बाकी टीम्स को भी कुछ को सपोर्ट कर रही हूँ, लेकिन सारी मेरी दुआएं लाहौर कलंदर के लिए। इतना बुरा वैसे वो खेले नहीं है, कल तो बड़ा अच्छा खेले हैं। उनके शाहीन ने 4 ओवर जब कराए तो वो 14 रन सिर्फ उसने दिए, हफीज ने ऑलमोस्ट 98 कर लिया, फिर ऑलमोस्ट नहीं वाकई 98 ऑलमोस्ट 98 ऑलमोस्ट सेंचुरी, अबाउट टू बी अ सेंचुरी। और जो बाकी उनके इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जो है वो 5 रन पे 2 आउट थे, मतलब बड़ा अच्छा स्टार्ट हुआ लाहौर कलंदर का। उनके साथ प्रॉब्लम है क्या एक्चुअली, आपको क्या लगता है? आई थिंक एक उनके अंदर ये है कि उनके अंदर ये बिलीफ नहीं आ रहा है कि वो जीत सकते हैं। क्या प्रेशर में आ जाते हैं? उनके कप्तान को तो देख के ये लग रहा था ही वाज अंडर मैच। देखिए एक लड़का रह गया आउट करने के लिए, 9 आप आउट कर गए 160 पे, आप उन्होंने 180-86 पता नहीं कितना करना है। अब 20 रन रहते हैं ना, और एक ही विकेट है, और आप फील्ड प्लेसमेंट देखिए उनकी। अगर टेक्निकल बात करें, अब ऊपर चढ़ा के लड़कों पे प्रेशर डाल के आउट करो। वो तो पहले क्या कर रहा है? कोच भी तो है ना? नहीं, कोच तो देखिए, कोच पता नहीं अभी कौन है, डायरेक्टर तो आकिब जावेद है। तो चीज ये है कि बहरहाल मैं इतना नहीं, लेकिन मैंने जो उनको देखा कैप्टन की बॉडी लैंग्वेज को, तो वो सुहेल अख्तर, मैं मुलाकात भी हुई थी उनसे पहले, लेकिन वो बड़े डरे से थे, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। हाँ, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा वो कर सकते थे मेरा ख्याल है, लेकिन इस केस में कहते हैं ना, घबराना नहीं है, आप उनको कहते हैं थोड़ा सा मैंने सपोर्ट करना होगा कि लाहौर आप कर सकते हो, और कर लिया था आपने कल ऑलमोस्ट। और राना फवाद साहब को भी मैं ये कहूंगी कि हिम्मत नहीं हारनी, लगे रहे, क्योंकि उनको भी बहुत क्रेडिट जाता है जो हम बहुत कम देते हैं। कि देखें पाकिस्तान में पीएसएल तभी आता जब टीम्स होती, और टीम्स में इन्वेस्टमेंट एक इंसान की बहुत बड़ी होती है, मतलब उनका भी क्रेडिट है। और इन्होंने जो रॉ टैलेंट पकड़ा है ना इधर उधर से, देखिए ये बड़ा कमाल है। और इसी तरह हमारे जो है उमर भाई क्वेटा ग्लैडिएटर, उन्होंने एक क्वेटा से लड़का खिला रहे हैं इसमें। उन्होंने कहा कि इसलिए कि हम कहते हैं हमें पता है कि इतनी वहाँ क्रिकेट होती नहीं है और इतना वो नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, और हम वो रिस्क लेने को तैयार हैं। आपके लिए एक टारगेट है जी, वो टारगेट ये है कि अगला जो पीएसएल हो उसमें पेशावर में भी मैचेस होने चाहिए, और कोयटा में अगर हो जाए तो बस फिर तो दिल जीत लेंगे आप पूरे पाकिस्तान। कोयटा में अभी देखें 14 साल के बाद फर्स्ट क्लास मैचेस हुए हैं। जो पेशावर है उसमें स्टेडियम तैयार हो रहा है, अभी रेडी नहीं है। एहसान मानी साहब जो है पूरा उसमें काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अगले पीएसएल में अरबाब नियाज स्टेडियम में पेशावर में आखिरी मैच 200006 में हुआ था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तवक्को की जा सकती है मैच हो, लेकिन अब एक और आसानी हो गई है कि पेशावर वाले फिलहाल इस्लामाबाद पिंडी स्टेडियम जो है इतना दूर रही है, तो वो वहां पे भी आके मैच देखें कि ये शुरू हो गया। अगले साल इंशाल्लाह पेशावर में भी हो जाएंगे, और फिर एक और जो है एबटाबाद में जो इंटरनेशनल ग्राउंड बन रही है, वो कितना अच्छा क्लाइमेट है, और आप पहाड़ियों के दामन में जब आप जाके वहां पे बैठ के मैच देख रहे होंगे, तो अलग मजा। बट कोयटा इज अ प्लेस कि जिसको हमने बूस्ट करना है, टीम उनकी है, ये अच्छी बात है कि उनका एक खिलाड़ी भी खेल रहा है। ये भी पाबंदी होनी चाहिए हर टीम पर कि वो अपनी शहर के खिलाड़ियों को खिलाए, उसमें कम से कम 2 खिलाड़ी होने चाहिए, ना भी हो वो खिलाड़ी, लेकिन इंक्लूसिविटी के लिए यहाँ पे हमें बिल्कुल कोयटा की आपने बात की, जो फर्स्ट क्लास मैचेस हुए हैं 14 साल, हमें क्रेडिट देना है अफवाज पाकिस्तान को और सिक्योरिटी फोर्सेस को। ये वो मुल्क है जिसने व्हाट अ कमबैक, यानी वो यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने जो कहा ना कि फ्रॉम टेररिज्म टू टूरिज्म, फिनोमिनल कमबैक, हमें दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती है आपको। ऐसा काम किया है कि शायद, और फिर कौम को भी क्रेडिट जाता है, इतनी एक तो रेजिलिएंट कौम है, और फिर ऐसा पलट के कमबैक करती है। दिस इज फिनोमिनल, ये आम बात नहीं है, इसको आप प्राइड ले इसमें, और अपने आप पे एतमाद करे। ये पाकिस्तान जो है ना, बदलता पाकिस्तान। और जो ट्विटर फैक्ट्रीज बैठी है ना, उन सबको चाहिए कि इसको उजागर करे, इस साइड ऑफ पाकिस्तान को। हमने इस पे ट्वीटें करे, ट्रेंड्स बना दे, हमने अपनी ओपनिंग सेरेमनी में भी यही करना था, हमने ये थीम लेके चलना था। हमने पीएसएल की जो प्लेटफॉर्म है इंटरनेशनली देखी जा रही है, जब इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट होती है ना, ये तो पूरे चैनल्स पे जाता है, और फिर खास तौर पे जो फॉरेन प्लेयर्स आए होते हैं उनकी फैन फॉलोइंग होती है, उन मुल्कों के लोग भी इसको पूरा फॉलो कर रहे होते हैं, अपने फेवरेट प्लेयर्स को भी देख रहे होते हैं। तो हमारी एक मैसेजिंग होनी चाहिए। अब ओपनिंग में नहीं हुआ तो क्लोजिंग में हो जाए। क्लोजिंग में खान साहब के जाने का इरादा है? हाँ इंशाल्लाह, पूरा कोशिश करेंगे हम। अल्लाह ताला। एक और सवाल है, सोशल मीडिया पे बड़ा लोगों ने उठाया और मैंने भी पूछा, और समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, कि
पूरे PSL की जो सेरेमनीज हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन का जो टास्क है, जो जॉब है, वो दी गई है शोभरा भारद्वाज को, जो कि एक आउटसाइडर है ना, पाकिस्तानी तो नहीं है, और उनके अलावा भी बहुत सारा टेक्निकल स्टाफ इंडिया से आया हुआ है। अब इसमें हमें प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो इंडिया से आया हुआ है, यहाँ पर पाकिस्तान का एक मुस्बत चेहरा जा रहा है वैसे तो दुनिया में, कि हम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आवर कॉन्फ्लिक्ट्स हमने उस मुल्क के लोगों को अपने पास दावत दी है जो हमारे साथ बैठने को, खेलने को तैयार नहीं है। तो ये पॉजिटिव चीज है, लेकिन पाकिस्तानी क्यों नहीं? यहाँ पे कोई मैनेजमेंट का स्किल्स नहीं है, लोगों में कोई बंदा नहीं मिला। इस पे आपने कोई बात नहीं की एहसान मानी साहब से, या जो लोग इसके फैसले अभी कर तो रहे थे? टाइम नहीं मिला है कि इस पे बात हो, लेकिन इस पे फीडबैक बहुत ज्यादा आया लोगों का। मैं क्यों कहूँ कि नहीं आया, सोशल मीडिया भरा हुआ है, हमारे मोबाइल फोन्स भरे हुए हैं, बहुत ज्यादा इस पे फीडबैक है। आपके अपने ख्याल में ऐसा ठीक है या नहीं होना चाहिए? देखिए, इसकी टेक्निकल चीज देखनी पड़ेगी कि क्या जो स्पोर्ट्स प्रोडक्शन है उसका क्या है। यहाँ पे तो इंटरनेशनल मैचेस ही नहीं होते रहे इतने अरसे से, तो उसमें ब्रॉडकास्टर्स की और स्पॉन्सर्स की भी डिमांड होती है ना कि आपको बेहतर से बेहतर की तरफ जाना है, हो सकता है उस वजह से। अभी ज़ाहिर है इसके बारे में टेक्निकली इसकी टेक्निकल डिटेल्स लेनी पड़ेंगी, लेकिन बहरहाल इसके ऊपर बात हुई है, होनी चाहिए बात, बहरहाल बात हुई है। लेकिन मैं तो बात कर रहा था थीमेटिक अप्रोच की, एक डिजाइन की। You know, could have been अनवर मकसूद साहब जो कि कोई नज़म पढ़ लेते, बिल्कुल कोई हमारा अपना नजर आता है, मोहिउद्दीन साहब, और फिर हमारे जो प्लेयर्स आए हुए हैं ये इंटरनेशनल, इनके एक मिनट का साउंड बाइट जा सकता था, काफ़ी चीज़ें। और फिर हमारा कमाल चीज़ ये हुई कि ये जो PSL पूरे का पूरा पाकिस्तान में होना है ना, इसमें इमरान खान साहब ने जब कहा कि जी पाकिस्तान में कराना है, तो क्रिकेट बोर्ड थोड़ा सा हुआ था कि जी जहन में फिर वही लफ्ज आया था कि इमरान खान साहब ने कहा, मैंने कहा पता नहीं वो वाली बात तो नहीं कर रहे, क्या कहा था, कह दिया उन्होंने कह दिया। और देख ले, ये कमाल बात है इमरान खान साहब की, और उनको अच्छा इसको भी लोग, अब मैं वो बात कह ही दूं, मेरे दिल में जो आता है ना, मेरे साथ प्रॉब्लम ये है, मैं कहे बगैर रह नहीं सकता, इस वजह से बहुत जो है ना वो रुस्वा हो जाता हूँ अक्सर। वो जो रेलू कट्टे से लेकर और अब तक का जो सफर है डैरेन सेमी को शहरियत देने तक का, और जो इमरान खान साहब ने अब जो पजीराई की है PSL की, ये सफर क्या है, क्या कौन सा है? देखिए यही प्रॉब्लम होती है, मैं आपको बताता हूँ यही प्रॉब्लम होती है। सुने, उस वक्त होते थे सारे मैचेस दुबई में, कुछ मैचेस उन्होंने एक दो जब आए थे प्लेयर्स कुछ, उसमें ज्यादातर प्लेयर्स जो थे की प्लेयर्स, उन्होंने आने से इनकार कर दिया। हाँ बिल्कुल सही, बड़े प्लेयर्स तो बच्चे कच्चे प्लेयर्स आ गए। तो इमरान खान साहब ने ये बात की थी कि ये क्या तुम लोग इतने, अब जो 100% प्लेयर्स ने, बल्कि अब तो खुद और भी फोन करके कह रहे हैं हमें भी आना है। हाँ। अब मैं और उसमें तो आएगी, बिल्कुल आएगी इंशाल्लाह। तो समझें इस बात को, तब जब बात की थी उस वक्त तो मिन्नतें कर रहे थे, और पैसे जो है उनको ज्यादा भी ऑफर हो रहे थे कि ठीक है आपके कॉन्ट्रैक्ट यूं कर लेते हैं कुछ प्लेयर्स को, अच्छी बात है। देखिए उन्होंने भी ठीक किया, उन्होंने मुल्क के लिए ठीक किया कि हाई प्रोफाइल प्लेयर्स को खींचे, लेकिन वो बीच में रेलू कटे ही आ गए बीच में। अब जब है ना 100% जिसको किया वो आया पाकिस्तान, अब तो कमाल होना है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना, बहुत ज्यादा हालात में भी फर्क है, ठीक है। अच्छा फाइनल कमेंट कसूर नहीं है सिर्फ नजम सेठी साहब, डैरेन सेमी पाकिस्तानी शहरियत दे रहे हैं आप लोग डैरेन सेमी को, जी जी, ये बड़ा एक वाकई बेहतरीन काम होने जा रहा है, इसके हवाले से क्या कहेंगे? सैमी तो अब तो खैर वो आपके सैमी खान हो गए, डैरेन सैमी खान पाकिस्तानी है, तो ऑनररी सिटीजन। देखिए ये लोग ना बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स बने, और सैमी ने बड़ी कमिटमेंट के साथ ब्रांड एम्बेसडर बना है। ये वर्ड ऑफ माउथ सबसे बड़ी मार्केटिंग है। जब ये वापस जाते हैं ना और फिर पूरी दुनिया फिरते हैं तो ये बात करते हैं पाकिस्तान की, तो मेरा ख्याल है ये डिजर्व करते हैं, ऑनररी इन्हें जो सिटीजनशिप दी गई है डिजर्व करते हैं। खुश आमदीद डैरेन सेमी, पाकिस्तान में खुश आमदीद, बेहतरीन जी, पाकिस्तानी बनना सिखानी है, उन्होंने मिलकर प्रोग्राम पे बुलाए उनको यहाँ पे, बस आप हमारे उनसे कनेक्शन आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर बने ना फैसल, उधर पिंडी आ रहे हैं उनके सामने आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर बने। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फैसल आपका। क्रिकेट पर पूरा आज हमने जो है वो तबसरा ले लिया, ये भी पता चल गया कि कौन सी टीम इनकी फेवरेट है, और खान साहब ने क्रिकेट के और PSL के बारे में जो कहा है कि सारी टीमें फेवरेट है, और T20 में तो जिसका दिन होता है, फिर भी हमारे लिए पूछ लेना ना, ये सवाल कर लेना, मैं पूछूंगा कौन सी फेवरेट टीम है उनकी, मैं पूछ के तो अभी आपको बताता हूँ, ठीक है, ट्वीट कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी अब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो प्रोग्राम में और बहुत कुछ है।
वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। बात करते हैं कुछ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की। FATF ने हमें जून तक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया है। FATF ने अपने एलामिये में कहा है कि पाकिस्तान ने FATF के 27 में से 14 नुकात पर काफ़ी हद तक अमल दरामद किया है, लेकिन FATF की जानिब से कुछ खदशात का भी इजहार किया गया है कि पाकिस्तान को जो टाइमलाइन दी गई थी उस दौरान पाकिस्तान ने एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं किया। पाकिस्तान को मजीद इकदाम के लिए 4 माह का वक्त दिया गया है। इन 4 महीनों में पाकिस्तान को क्या कुछ करना होगा, पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से कब तक निकल पाएगा, क्या वाकई जून तक जो टाइमलाइन हमें दी है तब तक हम तमाम नुकात पर पूरी तरह से अमल दरामद कर पाएंगे। बात करते हैं, हमारे साथ मुआशी तज्जियाकार शहबाज राना साहब मौजूद हैं। और शहबाज राना साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। पहले तो बता दें, अगर आपका मूड PSL पे बात करने का हो रहा है तो हम उस पर भी आपसे बात कर सकते हैं, क्योंकि आजकल तो सारे सियासी, मुआशी, हर दफाई तज्जियाकार सब चाह रहे हैं PSL पे बात करें। एक PSL के ऊपर आप अच्छा सेगमेंट कर सकती हैं कि इकोनॉमी को कितना बेनिफिट हुआ है। हाँ, तो ये बताएं ना। इस साल वो तो अभी तो हमें नहीं पता। अच्छा, ठीक है। इस साल शायद थोड़ा सा नुकसान होगा। उसकी वजह ये है कि मार्केट्स को बंद करना पड़ा है सिक्योरिटी की रीजंस की वजह से। अल्लाह करे जब अगले साल ये PSL होगा तो ये हालात नहीं होंगे, इससे बेहतर होंगे। लेकिन चूंकि एक बहुत बड़ा पाकिस्तान में सिक्योरिटी का मसला था तो इस दफा हमें बर्दाश्त कर लेना चाहिए। बड़ी बात है, आहिस्ता आहिस्ता जब हम करवाते रहेंगे तभी बेहतर हो जाएंगी तो इट्स अ गुड थिंग। इसमें आपको जो स्मॉल वेंडर्स होते हैं उनका बड़ा फायदा होता है। क्योंकि एक शख्स ने कहा कि यार इतनी सिक्योरिटी में तो आप फलस्तीन में मैच करवा सकते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन जाहिर है आपको ये स्टेप्स करना पड़ता है, आपको थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ता है, लेकिन इट्स अ गुड इनिशिएटिव। पाकिस्तान में PSL आया है और आगे भी चलना चाहिए। आपकी वैसे कौन सी फेवरेट टीम है? मेरी तो होनी तो इस्लामाबाद यूनाइटेड चाहिए, लेकिन फैसलाबाद की टीम है नहीं तो मैं दरमियान में हूं। लाहौर इस्लामाबाद के दरमियान में कहीं फॉलो तो इस्लामाबाद और फैसलाबाद का रिश्ता तो बहुत गहरा है ना, दोनों में आबाद आता है तो चले इस्लामाबाद कर लेते हैं। चलें, ठीक है, होता रहेगा तो पाकिस्तान भी आबाद रहेगा इंशाल्लाह हमेशा। ठीक है, ये बताएं FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, अभी वहां से हमारा वक्त वापस आया है और बड़ा उन्होंने काम किया वहां पर। ये बताएं कि जून तक जो डेडलाइन हमें दी है उसमें कौन से ऐसी चीजें हैं जिन पर अभी हमें पूरी तरह से काम करना है, कंप्लायंस करने की जरूरत है, और क्या हम कर पाएंगे जून तक? देखिए, फरवरी 2018 में जब ये फैसला हुआ था पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट करने का विद इफेक्ट फ्रॉम जून 2018, तो हमें उस वक्त पता था कि ये जो 27 पॉइंट का एक्शन प्लान है इसका जो पीरियड दिया गया हमें 1.5 साल का इफेक्टिवली, बल्कि 15 माह का, वो बहुत कम था क्योंकि जून से शुरू होना था और हमने सितंबर 2019 में पूरी डिलीवरी देनी थी इसकी। तो उस वक्त पॉलिटिकल हालात ऐसे थे, अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं थे, एक वो फैक्टर। दूसरा, हमारे जो एक रवायती इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, वीकनेसेस होती हैं, हम अपनी तैयारी नहीं करते। तो वो सारी चीज़ें मिला के हमें जब प्लान मिला तो हमें पता था ये डिलीवर नहीं होगा। तो उस पे इनकी ज़्यादातर कोशिश यही रही पहले 6-7 माह के हम किसी तरह पॉलिटिकली चीज़ों को ठीक करें। जो हमारे फंडामेंटल इश्यूज़ थे ना, जिसकी वजह से हम FATF की ग्रे लिस्ट में गए, उसकी तरफ काम नहीं हो रहा था। उस पर जो असल काम होना शुरू हुआ पिछले 7-8 माह से हुआ है। अब मसला ये था कि दुनिया को पता था कि ये फंसे हुए हैं, और जो इंडिया की पॉलिटिक्स इस वक्त हो रही है और जो अमेरिका की पॉलिटिक्स हो रही है अफगानिस्तान में जो हो रहा है, उनको ये चीज़ सूट करती थी कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहे ताकि अंडर प्रेशर रहे। उधर आइडियली स्पीकिंग तो दुनिया का कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जो कि FATF की सारी रिक्वायरमेंट्स, बेसिकली उसकी आपको पता है 40 सिफारिशात होती हैं तमाम ममालिक के लिए। उसके ऊपर 40 सिफारिशात के ऊपर 11 उसके इमीडिएट आउटकम्स बोलते हैं, जिसमें उसकी इफेक्टिवनेस देखते हैं उस 40 सिफारिशात की। तो 11 में से ये जो पाकिस्तान को एक्शन प्लान मिला था ये 4 के ऊपर मिला था, 11 पे पूरा अभी तक नहीं मिला था, वो अगला भी एक और भी तैयार हो रहा है। ठीक है, तो 4 में से अब वो भी बड़ा चैलेंजिंग था हमारे लिए। अब उसमें जो 14 पे अमल दरामद हो गया, ये जो 14 हुए हैं ना, इसमें ज़्यादातर वो है कि आपने नेशनल रिस्क असेसमेंट पाकिस्तान ने करनी थी कि उसमें जो खतरे का वो लेवल है वो है क्या, इस किस्म की चीज़ें थी। दूसरा, क्या हम इस तरह के जो खतरात है उसको समझ सकते हैं, और अगर समझ सकते हैं तो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको समझा सकते हैं, और फिर जो अगर कुछ ऐसे खतरात हम देख लेते हैं तो क्या उसके खिलाफ हम एक्शन ले सकते हैं। तो अभी तो हमने ये वो वाला मरहला तय किया इनिशियली। जो एक अच्छी चीज़ हुई है, दुनिया की नज़र थी कि आप कुछ ऐसे टेरर फाइनेंसिंग के जो केसेस नोन हैं, हमारा तो दावा हमारे ऊपर डालेंगे, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, रियासत का उसमें कोई किरदार नहीं था। अगर भारत में कोई वाक़या हुआ है, कोई अफगानिस्तान में वाक़या हुआ, तो जो हाफिज सईद साहब का जो केस था उसमें जो उनको सज़ा भी हुई है, वो उसको काफ़ी दुनिया ने एक पॉजिटिव नज़र से देखा कि पाकिस्तान काम कर रहा है। इस वक्त उनका जो है आगे जाके, जो आपका सवाल था कि आगे क्या होगा या कौन से ऐसे जो चीज़ें वो रह गई हैं, सबसे बड़ी चीज़ यही है कि टेरर फाइनेंसिंग की जो केसेस हैं उनमें कन्विक्शन आप कितनी कर सकते हैं, जो प्रोसिक्यूशन है उसको आप कितना बेहतर कर सकते हैं, और फिर कैश कुरियर अफगानिस्तान के साथ, चूँकि हमारा बहुत ज़्यादा पोरस बॉर्डर है, पूरी तरह वो मैन नहीं है, हुंडी हवाला, ये वो सारी चीज़ें जिसके ऊपर अब FATF की नज़र आ गई है। तो इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। एक और जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपने जिन 14 पे अमल कर भी लिया है, क्या
आगे जाके उसमें जो सस्टेनेबिलिटी का फैक्टर है कि क्या आप उसमें कोई चीज़ रिवर्स तो नहीं करेंगे, उसके ऊपर भी उनकी नज़र है। तो हमें रिलैक्स होने की जरूरत नहीं है। इट इज़ द सेकंड लाइफ लाइन फॉर पाकिस्तान। अच्छा, आपने कहा कि मेन 4 पाकिस्तान को दिए गए 11 में से 4 के अलावा आपने कहा एक और प्लान भी तैयार हो रहा है, उस प्लान के बारे में कुछ रिवील कर सकते हैं? क्या एशिया पैसिफिक ग्रुप जिसके हम मेंबर भी, हम FATF के तो मेंबर नहीं है, थ्रू एशिया पैसिफिक ग्रुप हम FATF में हमारी प्रेजेंटेशन होती है। APG ने हमारी पाकिस्तान की एक असेसमेंट की थी, आपने गालिबन इसके ऊपर एक प्रोग्राम में भी आपने इसका जिक्र भी किया था। APG की जो रिपोर्ट है ये बहुत ही तफसीलन रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में जो उनकी पूरी 40 सिफारिशात और 11 आउटकम्स है ना, उसके ऊपर वो बेस कर रही है। तो उसकी जो हमें पहले उसकी हमने रिपोर्ट जमा करवानी थी, उसकी उसमें ऑलरेडी हम इनहेंस मॉनिटरिंग में जा चुके हैं APG की तरफ से। अब वो हमने पहली रिपोर्ट अभी फरवरी में जमा करवाई, गालिबन ये भी FATF प्लानरी में डिस्कस होना थी, मैंने इसको चेक नहीं किया उसका क्या स्टेटस है। ये अब हमें अक्टूबर तक इसका टाइम मिला हुआ है। इससे खतरा है हमें? इसमें फिर अगर ये APG के लेवल पे हम नहीं काम पूरा कर पाते तो फिर देन अगेन एक दूसरा एक्शन प्लान भी अक्टूबर 2020 में आ सकता है। तो इन द मीनवाइल चूंकि अब रियासत काफ़ी सीरियस हो गई है, हुकूमत भी सीरियस हो गई है, स्टेक होल्डर सारे इकट्ठे हो गए हैं, जो डायरेक्शन है हमारे सियासी ताल्लुकात भी अमेरिका के साथ ठीक हो गए, अफगानिस्तान भी हमने डिलीवर कर दिया है। तो अगर तो ये सारी चीज़ें मिला के ठीक हो गई तो हो सकता है अक्टूबर 2020 तक हमें कोई मेजर उसमें नहीं आए। लेकिन अगर नहीं होता, कुछ कमी बेशी रह जाती है या दुनिया समझती है हम बिगड़े हुए बच्चे हैं और हमारे ऊपर डंडा और एक लाठी रखना जरूरी है, तो हम एक और वो एक्शन प्लान देंगे फरवरी 2020 में। उसकी फिर 1.5-2 साल की इंप्लीमेंटेशन होगी। इसकी मिसाल ऐसे ही है, जब आप सड़क पे निकलते हैं ना तो मोटरसाइकिल वो 4th लेन में जा रहा होता है, जो 60 की स्पीड पे गाड़ी है वो भी 4th लेन पे, जो फास्टेस्ट लेन होती है उस पे जा रही होती है। तो हम एज अ कॉम डिसिप्लिन नहीं है। ये चीज़ हमारे ऊपर आप ले जाएं पॉलिसी लेवल पे, हमारे ऊपर डंडा आता है तो हम काम करते हैं, तो दुनिया को समझ आ गई है, उन्होंने डंडा हमारे ऊपर रख दिया। अब जरा मैं थोड़ा सा मैं जरा एक थोड़ा सा इसको आसान अल्फाज में समझने और समझाने के लिए कुछ माजी की तरफ जाना चाहूँगा। आपने कहा 2018 में ये फैसला हुआ कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डाला जाए, जून 2018 में। तो इस FATF की ग्रे लिस्ट में लाने की वजूहात जो थी वो इसका मतलब है 2018 से पहले की होंगी। बिल्कुल। तो वजूहात में कसूर किसका था? ये जो कसूर की बात है ना, ये PMLN और PTI का कसूर नहीं है। PTI तो खैर 2018 में आई है ना, इवन तो उससे पहले अभी भी हम ग्रे लिस्ट में हैं। अगर हम ये कहें कि हमने वाइट हो जाना था, हमें ग्रे लिस्ट से निकल जाना था अक्टूबर 2019 में और हम नहीं निकल सके तो PTI के कसूर है नहीं, ये बात गलत है। मैं तो बात कर रहा हूँ कि हम आए किसकी वजह से थे। देखिए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी चीजें हो रही होती है। मैंने आपको बताया ना, हमारा जो सिस्टम है वो इतना इफेक्टिव नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें पता नहीं होता हो रही होती है और दुनिया के लिए वो बहुत खतरनाक होती है, हमारे लिए वो नॉर्मल बात होती है, हमें पता ही नहीं होता। कुछ ऐसी चीजें थी जो एज अ रियासत ने अपनी पॉलिसी बनाई। हमारी कश्मीर के ऊपर इशू है भारत के साथ और रियासत का उसके ऊपर एक पोजीशन है। हम वहाँ पे ये समझते हैं एज अ कॉम, एज अ रियासत कि कश्मीरियों के साथ जुल्म होता है और हम वहाँ पे जो जिहादी तंजीमें उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट करते रहे। अच्छा, वो जो फैक्टर्स जब वहाँ पे हमारी ऑफिशियल नैरेटिव है आपके सामने है, आप देख लीजिए, हम करते रहे, कश्मीरी तंजीमों को हम सपोर्ट करते रहे, हमें पता है इस चीज़ का, सारी दुनिया को पता है, ओपन फैक्ट है। लेकिन जब हमने पॉलिसी चेंज की 2000 ऑनवर्ड्स, तो फिर वहाँ से कुछ ग्रुप्स जो थे वो फिर वहाँ पे सपोर्ट कम हुई या उनको पीछे वो हट गए, उनको वो सपोर्ट लॉजिस्टिक नहीं मिली, तो फिर वो चीज़ें राइट लेफ्ट हुई। फिर हमारे इंडिया के साथ भी एक मसला था, तो बहुत सारे ऐसे काम हो रहे थे। यही काम अफगानिस्तान में भी हो रहा था। आपकी एक उधर भी एक पॉलिसी थी, उस स्ट्रेटेजिक डेप्थ की पॉलिसी भी आपने वहाँ पे अपनाई। लेकिन जो कुछ भी हो रहा था वो 2018 से पहले जो लोग थे उनकी जिम्मेदारी था ना, ये रियासती अदारे थे। हाँ, रियासती अदारे, हुकूमत सब एक फैसला था कि हमें ये कुछ चीजें करनी है। अब रियासत ने समझा कि इसके हमें नुकसान हो रहा है, वो रियासत इसको रिवर्स कर रही है। उसमें इंडिया की लॉबी का भी तो किरदार और हाथ है ना। मैं एक बात ये तो अगर चाइना ना हो हमारे घर में, इधर भी हमें इंडिया और अमेरिका तो है, वो तो ले डूबे। ये तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है ना, भारत ने अपना जो है मफाद उसको प्रोटेक्ट करना है, हमने अपना करना है। लेकिन मसला ये होता है कि हमारे घर में दो चीजें होती हैं। एक तो हर घर में कोई ना कोई मसला होता है, हमारे मुल्क में भी मसला है, सब मुल्कों में भी है। फिर क्या आपकी डिप्लोमेसी इतनी इफेक्टिव होती है कि बावजूद इसके कि आप जुल्म, तो बहुत सारे केस में पाकिस्तान और कश्मीर के ऊपर जुल्म हो रहा है ना, और जो गाजिब है वो तो भारत है। बिल्कुल। लेकिन चूंकि उसका माइटी इतना बड़ा है, उसकी पोजीशन, उसकी इकोनॉमी, उसकी डिप्लोमेसी बहुत इफेक्टिव है। यानी हम वहाँ पे मार खाए। हम क्या ये कह सकते हैं, फॉरेन मिनिस्टर ना फॉर 4 इयर्स, मैं यही इसी पर आना चाह रहा था कि क्या हम ये कह सकते हैं कि 2018 से पहले जो कुछ हो रहा था उसकी वजह से हम
ग्रे लिस्ट में आए, और अब 2018 के बाद जो आया है हम उससे कह रहे हैं तुम हमें ग्रे लिस्ट ये भुगत रहे हैं ना, खमियाजा ये भुगत रहे हैं, और हमें तुम ग्रे लिस्ट से निकालो, और ऑपोजिशन तनकीद इस पर कर रही है कि तुम जो है वो ग्रे लिस्ट से निकाल रहे हैं। फॉरेन मिनिस्टर होता या ना होता फर्क नहीं पड़ना था। ये रियासत क्या ये जुमला ठीक है कि 2018 से पहले जो कुछ भी हो रहा था, जो भी लोग कर रहे थे, उनकी वजह से हम FATF ग्रे लिस्ट में आए, और अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो 2018 में इलेक्ट हुआ है वो हमें ग्रे लिस्ट से निकलवाए, और जब वो कोशिश कर रहा है तो हम उस पर तनकीद कर रहे हैं कि तुम निकलवा नहीं सकते। इसके ऊपर ये रियासत का फैसला था, ये हुकूमत का फैसला नहीं था। ये रियासती अदारे ने फैसला करना था कि उसने जहां जहां पे पोजीशन ली हुई है, क्या उस पोजीशन के ऊपर उसने अपने आप को सस्टेन करना है या उससे पीछे हटना है। तो उसने सोचा कि नहीं, अब जो इंटरनेशनल हालात ऐसे हैं तो थोड़ा सा हमें भी अपने घर को इन ऑर्डर लाना है। तो यानी अपोजिशन अगर ये कहती है कि PTI जो है वो हुकूमत नाकाम है, तो वो गलत कहती है। अगर PMLN इस पे PTI पे इल्जाम देती है तो ये गलत इल्जाम देती है, क्योंकि ये ना तो PMLN चीजों को कंट्रोल कर सकती थी। डॉन लीक्स एक बहुत बड़ा इशू है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। आज वही चीजें हो रही है ना, उस लिहाज से देखिए, एक लिहाज से PMLN की पोजीशन ठीक थी। उनका ये कहना था उस वक्त कि आप अपने घर को दुरुस्त करें, दुनिया को मौका मिल रहा है, हम कमजोर हो रहे, इकोनॉमी हमारी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी, हम FATF में फंस गए, हम IMF के अंदर फंस गए। और ये जो IMF भी है ना, ये प्योर इकोनॉमी नहीं है, इसमें भी पॉलिटिक्स होती है। सही, बिल्कुल। अभी इस वक्त IMF ने हमें गिरबान से एक दफा फिर पकड़ लिया है, ठीक, उनको पता है ये फंसे हुए हैं। अच्छा, इस पे भी मैं, चलो इस पर भी मैं वही पोजीशन ले लूं। IMF के हवाले से भी बड़ी बातचीत हो रही है कि हमने पता नहीं कितने हजारों अरब अब कर्जे ले लिए हैं, तो वो जो कर्जे हैं उसकी जिम्मेदारी लेने की किस पर आती है, और वो लेकर क्या किए गए? उसमें पिछले कर्जे लेने और उनको चुकाने का कितना जनरल मुशर्रफ तक जाए जिस तक जानी है जाए। इशू क्या होता है, कसूर किसका है, मैं वो जानना कर्जा लेते हो ना, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कर्जा नहीं लेता, कर्जा लेता है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। टेक्निकल है ना वो, तो टेक्निकल में किसी का भी नाम हो, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के अलग अलग होते हैं क्या? देखिए बात ये है, मतलब ये थोड़ी है कि प्रेसिडेंट अलग पार्टी का है और हजूर आर्गुमेंट तो सुन लीजिए, एक ही होते हैं ना, आर्गुमेंट तो सुन लीजिए सरकार, फिर आप इस पे वर्डिक्ट दीजिएगा। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो के बिहाफ पे वो रियासत वो कर्जा लेती है, कोई भी पार्टी इक्तदार में होगी उसने वो कर्जा वापस करना है। ये PMLN ने कर्जा नहीं लिया, ये PTI ने कर्जा नहीं लिया। यस, इट इज देयर इकोनॉमिक पॉलिसी जिसकी वजह से हमें कर्जा लेना पड़ता है। रियासत दिवालिया नहीं होती, ना इसको होना, इंटरनेशनली ना होना चाहिए। तो जो पीपल्स पार्टी के कर्जे थे वो PMLN ने वापस किए, जो PMLN के वो PTI वापस करके, जो PTI के हैं अगर तो आगे आने वाली तो क्या ये ब्लेम सही है कि देखो आपने इतने हजारों अरब के ले लिए और ये तो बहुत गलत हो गई इकोनॉमी? क्योंकि मैं सिर्फ जिस चीज की तरफ इशारा करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जितने भी इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं उनमें से बेशतर और जितने भी ऑपोजिशन के रहनुमाएं वो पिक्चर ये पेंट कर रहे होते हैं कि जो कुछ भी हुआ है, जो प्रॉब्लम हुआ है, जो कुछ डूबा है वो इस हुकूमत की वजह से हुआ है। हम तो बड़े नेक शरीफ सादा लोग हैं, हमें चलो मैं आपको अपनी मिसाल दे देता हूँ। जिस तरह के ये कर्जे गैर मुल्की कर्जे ले रहे थे PMLN वाले, और उस पर मैं जब मैं रिपोर्ट करता था तो PTI वाले बड़ी बड़ी तालियां मारते थे, रीट्वीट भी करते थे मेरी स्टोरी। एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे मैं भी रिपोर्ट कर, अब गालियां पड़ रही हैं। इसका मतलब ये है। और एक मैं चीज आपको बताऊं, जिस किस्म के कर्जे, खतरनाक कर्जे, दो तरह के कर्जे होते हैं। एक आपको देखिए, कर्जा लेना बुरा नहीं है, गैर मुल्की कर्जा लेना भी बुरा नहीं है। अगर आप गैर मुल्की कर्जा लेके कोई डैम बना रहे हैं तो मुझे समझ आती है, अगर आप गैर मुल्की कर्जा लेके वॉशरूम बना रहे हैं तो मुझे बड़ी तकलीफ। डैम की बात ना कीजिएगा वरना फिर बात फिर कहीं और निकल जाएगी। हम कौम का 12 अरब रुपए वापस लेंगे, अब छोड़ दें इस बात। अच्छा, एक और चीज के हम जब बात करें FATF की ग्रे लिस्ट में होने की वजूहात पर, वैस का जिस तरह से सवाल था, तो आपने जिक्र किया डॉन लीक्स का। डॉन लीक्स ने भी रोल प्ले किया हमारे ग्रे लिस्ट में जाने में? नहीं, बिल्कुल ही प्ले किया। डॉन लीक्स क्या था, एक मीटिंग होती है इंटरनल, उस पर एज अ रिपोर्टर, मुझे नहीं पता वो किस तरह वो खबर है क्या आई, उन्होंने एक चीज़ को रिपोर्ट किया, वहाँ पे ये डिस्कशन हुई और वहाँ पे ये डिस्कशन हो रही थी ना, जो चीज़ें बाद में सामने आई कि हमारे कुछ मामला ठीक नहीं, इनको ठीक करो, दुनिया पे प्रेशराइज डालिए, हम आइसोलेट हो रहे हैं। वो चीज़ें जब इफेक्टिवली आपको लीड करती हैं उसी तरफ, हम ग्रे लिस्ट हो जाते हैं। उसके बाद उन्हीं चीज़ों को टारगेट किया जाता है कि इनको दुरुस्त करो। आपने जब तक हाफिज सईद को सजा नहीं दी कोर्ट्स ने, तब तक आपके ऊपर से एक ब्लैक लिस्ट की तलवार नहीं हटी। मुझे ये मेरा मानना है कि हम ब्लैक लिस्ट नहीं होंगे, जब ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे तो कारोबार बंद हो जाएगा ना उनका हमारे साथ। तो कारोबार को चलाने के लिए ग्रे लिस्ट में ईरान और नॉर्थ कोरिया है ना, और तो कोई भी नहीं है दुनिया में। उन अवामिल की तरफ निशानदेही की गई थी जिन अवामिल की वजह से पाकिस्तान तकलीफ में है, तो वही चीज़ें आज है। मैं एक बात कहता हूँ, जो रियासती अदारे होते हैं ना, उनसे गलतियाँ होती हैं और वो जो फैसले अपनी ज़ात के लिए नहीं कोई कर रहा होता। अगर हमने कश्मीर की पॉलिसी को सपोर्ट किया तो उसमें किसी की ज़ात का नहीं था। एज अ नेशन हम समझते थे कि कश्मीर को हमने सपोर्ट करना है, वहाँ पे लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, आज़ादी उनका हक है, वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहिए, आज़ाद होना चाहिए। वो जब भी उसका एक होगा वो तरीक़ेकार, तो वो चीज़ तय हो जाएगी। तो रियासत ने उस वक्त के हालात के मुताबिक कुछ फैसला किया। आज के हालात आपसे ये डिमांड कर रहे थे आप उस पॉलिसी को रिव्यू करें, वो हमने रिव्यू की। एक हमें थोड़ा सा नैरेटिव चेंज करने की ज़रूरत है। हमें एज अ नेशन अब सिक्योरिटी माइंड सेट से निकलना है।
हमें अपने आप को पीस, हम एज ए जर्नलिस्ट हम पे क्रिटिसिज्म आते हैं ना, ये बड़ी नेगेटिव खबरें करते हैं, हम जो होता है वो दिखा रहे होते हैं, लेकिन हमने एक और चीज, वो तो पॉजिटिव भी रहा होता है, वो दिखा नहीं रहे होते। मैं तो कहता हूँ स्टोरी फैक्चुअल होती है। टमाटर 30 रुपए है तो कोई मसला नहीं है, 300 है तो सब शोर मचाएंगे, ऐसे मचाएंगे कि हमारी जो कॉटन इंडस्ट्री है वो बूम कर रही है। उस पर कहीं कुछ नहीं हो रहा। कहता है वो स्टोरी के ऊपर बात हुई कि जी अच्छी स्टोरी होती है तो आप क्रेडिट ले लेते हो, तो बुरी स्टोरी होती है तो फिर उस पर आपको पनिश होता है। तो उन्होंने कहा कि मेरे एडिटर ने मुझे ये बात कही, क्लासरा साहब ने ये बात कही कि तुम्हें अच्छी स्टोरी और ठीक स्टोरी करने के पैसे मिलते हैं, तुम्हें गलत स्टोरी करने के पैसे नहीं मिलते। तो अगर रियासत और हुकूमत अच्छा काम करिए, उसके लिए उसको हुकूमत में लाया गया। दुरुस्त, ठीक, उसका काम ये नहीं है कि वो जो बुरे काम करे उसको हाईलाइट ना करे, अच्छा काम करेगी, ये उसका काम है। तो काम समझती है उसको प्रमोट ज्यादा कर रहा है। एपीपी मैन ऑफ द मैच क्यों देते हैं, वर्ल्ड उसके पास ना दे क्रिकेट में, पीएसएल में पीएसएल का मैन ऑफ द मैच के भाई तुम्हारा तो काम था अच्छा, अच्छे वाले को ही सराहा जाता है ना, वो आपका रिवॉर्ड है। यू आर बीइंग पेड। नहीं, वो रिवॉर्ड है आपका। तनख्वाह एक चीज होती है, रिवॉर्ड और बोनस दूसरा होता है। रिवॉर्ड और बोनस होता है। बोनस में गई है ना मुल्क से बाहर, आप नहीं गए ना, अच्छा काम नहीं कर रहे। मैं नहीं कर रहा हूँ अच्छा काम, मुझे तो पता है, मैंने तो इसीलिए पहले भी कहा था कि मैं तो हो जाता हूँ, बोल देता हूँ ना, इसीलिए रुस्वा हो जाता हूँ। आप अच्छा काम नहीं कर रहे। मसला ये है कि हम तनख्वाह आपको मिल रही है, रिकॉग्नाइज करना जब तक शुरू नहीं करेंगे, उस वक्त तक पॉजिटिविटी की अप्रोच मतलब जब हम इतना कहते हैं नाअहल, तो जहां पे कोई अच्छा काम उन्होंने कर दिया तो अहल का भी कह दें। आपको टीवी के ऊपर एक जो सिक्योरिटी माइंडसेट का नैरेटिव है ना, उसको बिल्ड करने की जरूरत नहीं है। आपको पीस लविंग नेशन बनना है। ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चूंकि इकोनॉमी कवर करता हूँ, मेरा काम है, मैं नंबर्स के साथ खेलता हूँ, व्हाट इट इज। बहुत सारी चीज़ों पे आपको सिक्योरिटी को, जो आपके नैरेटिव होता है, उसको प्रमोट करने की जरूरत नहीं। आप अपना अच्छा इमेज दिखाएं। प्राइम मिनिस्टर का एक अच्छा इनिशिएटिव है टूरिज्म का, आप जितना अच्छा उसको दिखा सकते हैं आप दिखाइए, बिल्कुल आपके पास पूरे अपॉर्चुनिटी है, किसने मना किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो काम रियासत या हुकूमत ठीक नहीं करे मुझसे अपनी नजरें हटा लें, वो भी साथ साथ चलेगा। फाइनली जो बात अभी शहबाज शरीफ साहब ने कही है इकोनॉमी के हवाले से, कि इकोनॉमिक जो डिसीजंस हैं इस हुकूमत के, उसकी वजह से आवाम के गले में फंदा लग रहा है, और मतलब गरीब का जो दम घुट गया, गरीब का दम घुट गया है, उसके जो है वो सब दुकानें सब बंद हो गई हैं। क्या ऐसा ही हो रहा है इस वक्त इकोनॉमी में? ऐसा ही हो रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि आपकी इकोनॉमी ठीक नहीं चल रही। और जो उसकी सबसे जो भी वजूहात है, PMLN का कितना रोल था, PTI है, वो सारी ये डिबेट होती रहती है। बिल्कुल है, उनकी भी पॉलिसीज गलत थी, इनकी भी गलत है, दोनों की गलत है, सभी गलत जा रहे हैं। देखिए जब ये सही होंगे तो हम कहेंगे सही कर रहे हैं। अभी तक अगर आप कर्जों की भी आपने बात की थी ना, जो शॉर्ट टर्म लोन्स हैं कमर्शियल बैंकों से, फॉरेन बैंक से, वो इसहाक डार साहब भी ले रहे थे, वो असद उमर साहब ने भी लिए, वो हफीज शेख साहब भी ले रहे हैं, तो फर्क कोई नहीं है। हमें करना, कोई भी होता उसे ये करना पड़ता, कोई भी हुकूमत आती है उसे यही करना पड़ता। आपके पास पॉलिसी चॉइस है ना। आप जैसे एक चीज है, यूरो बॉन्ड है, वो भी गैर मुल्की कर्जा है, आप फ्लोट करते हैं, वो आपको 5, 7 या 10 साल के लिए कर्जा मिलता है। उसका फायदा ये होता है कि वो कर्जा अपने 5, 7 या 10 साल बाद वापस करना, ये आपकी पॉलिसी चॉइस है। बिल्कुल ठीक है। नवंबर 2019 से ये हुकूमत उसको इशू नहीं करी, क्यों नहीं कर रही, ये इसके जवाब दे हैं। उसके बदले में ये क्या कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म कर्जे ले रहे हैं, हॉट फॉरेन मनी पाकिस्तान में आ रही है, तो उसकी वजह से रीफाइनेंसिंग रिस्क होते हैं, आपकी वल्नरेबिलिटी होती है ना। मैंने आपका पैसा वापस करना है, मैंने 3 माह बाद वापस करना, तो मैं टेंशन में होऊंगा, रात खाना भी घर खाऊंगा। तो अच्छा है ना, 10 साल बाद आप वापस करेंगे तो आपको अच्छा यार अभी 10 साल। क्या ये सही नहीं है कि आप जो कर्जे ले रहे हैं अपना बोझ खुद उठाएं और खुद वापस करके जाएं, बजाय इसके कि ये पॉलिसी अपनाएं कि मैं आज ले लूं उसके बाद कुछ भी कर। कानून की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक मोरालिटी भी तो कोई चीज होती है ना। पॉसिबल हो नहीं सकता ना, आपकी आमदन एज ए रियासत, एज ए हुकूमत कम है और आपके अखराजात बहुत ज्यादा। मतलब ये पॉलिसी सही है कि मैं कर्जा लूं, उसके बाद उस कर्जे का जो भी करूं, उसके बाद आप अगर आए या जो भी आए वो उतारता रहे मेरी बला से, ये पॉलिसी सही है। वो इस वक्त इमरजेंसी में मुल्क आपका अभी भी चल रहा है, 5 साल पहले भी चल रहा था, 10 साल पहले भी चल रहा है। इमरजेंसी से निकलना चाहिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। वाकई इमरजेंसी से निकलना चाहिए, क्योंकि ये जो इमरजेंसी वार्ड होता है ना, ये खतरनाक मरीजों के लिए होता है, और वो खतरनाक मरीज हम बनना नहीं चाहते, और इंशाल्लाह हम बनेंगे भी नहीं। अब बताइए हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं एक और बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग जगह, और पाकिस्तान का जो सबसे मकबूल तरीन ड्रामा इस वक्त चल रहा है, कौन सा है? अहदे वफा। अहदे वफा। जब अहदे वफा शुरू नहीं भी हुआ था ना, अभी उस ड्रामे की लॉन्चिंग भी नहीं हुई थी, तो लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया था अहदे वफा। अब अहदे वफा की एक किरदार अदा कर रही हैं, उनसे सादिया तूबा हमारी मुलाकात करा रही हैं। कौन है जरा बताएं? भाई देखिए, कोमल मीर साहिबा। पूछा सवाल मुझसे, जवाब खुद दे दिया। ये क्या है, इतनी एक्साइटमेंट अहदे वफा की? कोमल मीर साहिबा जो है वो साद की बहन यानी कि रामीन का किरदार अदा कर रही हैं, और सादिया और तूबा ने उनसे मुलाकात की। मुलाकात में क्या हुआ ये देख लेते हैं। प्रोडक्शन के सेट पे एक ड्रामा सीरियल के शूट पे जी, और आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे यहाँ पे एक खूबसूरत सी एक्ट्रेस से जो आपको नजर भी आ रहा होगा पीछे एक्टिंग में मसरूफ है। नहीं आ रहा?
नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। तो फिर अगर नहीं आ रहा तो हम आपको साथ लेके चलते हैं ना, आए। अच्छा, हेलो, अब आया नजर आप लोगों को? जी, कोमल मीर आज होंगी हमारे साथ, कोमल मीर, जिससे हम करेंगे बहुत मजे की बातें। और आप लोगों को जानना है तो आप हमारे साथ रहें। तो अब आप थोड़ा सा यहाँ पे छोड़े ना, हमारे साथ बाहर आके बैठे। हाँ चलें, चलें, श्योर सर, हम ले जाए। लेट्स गो। ओके, स्टैंड बाय। क्या जी कोमल, अच्छा चले सबसे पहले तो ये बताएं कि जर्नी आपकी ये ड्रामे तक कैसे ले आई आपको? मतलब शौक था आपको बचपन से? बचपन से तो नहीं था, बट आई थिंक कि जैसे जैसे मैं बड़ी हुई आई थिंक शौक डेवलप हुआ। और स्पेशली व्हेन आई केम टू दिस इंडस्ट्री और मैंने काम स्टार्ट किया तो तब शौक ज़्यादा हो गया। पहले इतना नहीं था, बट आई यूज़ टू ऑब्वियसली ये एक्टर्स वगैरह तो आपके फेवरेट होते हैं, एंड लाइक यू वॉच सीजन्स एंड मूवीज़ एंड एवरीथिंग। तो लेकिन शौक तब डेवलप हुआ जब मैंने खुद ये काम किया और मैंने करके देखा तो मुझे मज़ा आया, एंड आई थॉट कि व्हाई नॉट। आपने कहा जर्नी स्टार्ट हुई, तो जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? पहला प्रोजेक्ट क्या मिला था? पहला प्रोजेक्ट मेरा हम टीवी के साथ ही था, एंड आई जस्ट गॉट अ कॉल फ्रॉम हम टीवी फॉर द ऑडिशन, एंड आई वेंट एंड आई गिव माय ऑडिशन और मैं हो गई सिलेक्ट लकीली। और मेरा पहला प्रोजेक्ट लोग क्या कहेंगे जी, और वो हम टीवी के साथ ही था। और तब से आई एम वर्किंग विद हम टीवी ओनली। अच्छा, पढ़ती क्या हो अभी? पढ़ाई मतलब ख़त्म हो गई है या फिर? नहीं, ख़त्म नहीं हुई। आई एम डूइंग माई लॉ फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। इट्स एन एक्सटर्नल डिग्री एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आई विल ग्रेजुएट इंशाल्लाह। तो वो मसला नहीं होता, मतलब शूटिंग की टाइम भी देना होता है और ऊपर से पढ़ाई को भी टाइम देना होता है? प्रेशर? नो, एक्चुअली सिंस आई एम ओनली वर्किंग विद हम टीवी एंड आई एम नॉट डूइंग टू मेनी प्रोजेक्ट्स, सो आई एम बैलेंसिंग माई स्टडीज एंड माई वर्क टुगेदर। सो वो तो फिर तो प्राउड फील करते होंगे हमारा बच्चा। मॉम इज रियली प्राउड ऑफ मी। अच्छा, एक्टिंग के अलावा क्या क्या शौक है आपको? एक्टिंग के अलावा एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंगली फर्स्ट आई वांटेड टू बिकम अ फैशन डिज़ाइनर। फैशन डिज़ाइनर? यस, और मैं पाकिस्तान PIFD में सिलेक्ट भी हो गई थी। आई वेंट फॉर द टेस्ट एंड एवरीथिंग एंड आई गॉट सिलेक्टेड एंड आई डिसाइडेड टू गो देयर एंड आई डू फैशन डिज़ाइनिंग। बट फिर एकदम से फिर मेरा BBA का दिल किया आउट ऑफ नोवेयर। ये सारे एक्टर्स की ना, बिकॉज आई थॉट फैशन डिज़ाइनिंग तो मुझे आती है, वो तो मैं कर लूँगी, उसके लिए मुझे डिग्री की ज़रूरत नहीं, उसके लिए सिर्फ पैसे चाहिए। तो व्हाई नॉट डू समथिंग कि मुझे बिजनेस का भी थोड़ा आइडिया, सिंस आई वांटेड टू ओपन माई ओन आउटलेट एंड स्टार्ट माई ओन फैशन बिजनेस। सो आई थॉट कि बिजनेस का मुझे इतना आइडिया नहीं, तो आई शुड डू दैट डिग्री, और ये तो मैं थोड़ा साथ मिलके मैं कर लूंगी। I'll just do it। और इसके अलावा क्या शौक है? मुझे पता चला कि पेंटिंग, पेंटिंग नहीं, no singing at all। I can't sing at all। मैं बहुत बुरी सिंगर हूँ, बट येस पेंटिंग मैं बचपन से मुझे शौक है। इट्स लाइक अ हॉबी, एंड पेंटिंग, ड्राइंग, एवरीथिंग, स्केचिंग एंड ऑल। पेंटिंग से एक बात मेरे जहन में आ रही है, अहदे वफा में आप जो है अक्सर पेंट करते हुए पाए जाते हैं। मेरी पेंटिंग जर्मनी गई है, जस्ट बाय द वे, सिलेक्शन हुई है कोई। ये देखा हमने, कितना मतलब मजा आ रहा है ना आप लोगों को। अच्छा बताए, अहदे वफा आजकल लोग मतलब बहुत हिट हुआ है ड्रामा, तो उसमें अभी आहत जो है जब चले गए हैं तो लोगों के दिमाग में बहुत से लोग कह रहे हैं कि यार इनकी मुझे लगता है डेथ हो जाएगी, तो क्या ऐसा कुछ है? आखिर एपिसोड में होगा क्या? ये तो एक सरप्राइज है, आई कांट रियली रिवील बिकॉज आई नो एवरीबडी इज डेस्परेटली वेटिंग फॉर इट। तो आई थिंक वो हम किल नहीं करते। एक जो आप लोग क्या कह रहे हैं, इनको हम फोर्स करें बताने के लिए? करें वैसे मैं कह रही हूँ कि सरप्राइज को सरप्राइज। अच्छा, हमें तो बता दो ना, हमें बता दो। हाँ, आपको बताओ ना, अभी बताओ। ये होगा आहत के साथ? जी, ये होगा आहत के साथ। शाहजैन के साथ भी ये होगा? हाँ जी, सबके साथ ये होगा, सबका बता दिया। हम आपको नहीं बताएंगे क्या होगा, हमें तो पता लग गया कि क्या होगा। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं आप सबके साथ में हूँ, मुझे नहीं पता चला कि क्या होगा, हम ड्रामा देखेंगे। अच्छा, सबसे ज्यादा मजा कौन सा प्रोजेक्ट कर आया? लोग क्या कहेंगे? और सबसे ज्यादा मजा मुझे रेशम गली की हुस्ना करके आया था, एंड उसमें आप बहुत जॉली हैं। एग्जैक्टली, उसमें कैरेक्टर मेरा इट वाज टोटली डिफरेंट। मतलब मेन स्ट्रीम कैरेक्टर नहीं था, बहुत डिफरेंट था, लाइवली था, एंड बहुत शेड्स थे उस कैरेक्टर के। अनलकली थोड़ा एंडिंग में थोड़ा बोरिंग हो गया था, बट आई थिंक इट वेंट वेल नॉनदलेस। और मेरे लिए तो मैंने बहुत एंजॉय किया। आई वेंट टू कराची टू शूट फॉर इट, तो वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था मेरे लिए। अभी आगे देखते हैं, शायद उससे भी अच्छे एक्सपीरियंसेस इंशाल्लाह। और इस ड्रामे में आपका क्या कैरेक्टर है? इस ड्रामे में मेरा कैरेक्टर का नाम है जमल,
and Zamal and she belongs to a very nice rich background और उनकी एक बेस्ट फ्रेंड है जो एक छोटे से मतलब जो इतनी रिच नहीं है एंड यू नो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो वो उनकी दोस्ती फिर भी यू नो आपके स्टेटस के मुताबिक नहीं चल रही, वो उनकी दोस्ती बहुत स्पेशल है। तो बहुत पॉजिटिव लड़की है जमल, बहुत हेल्पफुल है, अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए बहुत कुछ करती है। उसको पता है उसकी बेस्ट फ्रेंड की कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं, तो वो उसको बहुत हद तक उसको हेल्प आउट करती है और उसको कॉन्फिडेंट बनाने की कोशिश करती है। तो ये इस तरह का कैरेक्टर बहुत मज़े का होगा। आज तो मेरा फर्स्ट डे है बल्कि शूट का और हमने इनको आज ही पकड़ा। हाँ। और आज ही हमने कहा हमें बताओ कि क्या होता है। आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे खाने में सेट पे नखरे दिखाती है वैसे? नहीं, मैं मेरे एडी से पूछ ले। नखरे दिखाती है ये? झूठ नहीं, कोई नखरे नहीं। जो सेट पे खाना आते वही खाते हैं, सबके साथ खाते हैं। एंड बट हाँ, मेरा एक कंसर्न होता है चावल होने चाहिए बिकॉज आई लव ईटिंग राइस। चावल होने हाँ, रोटी मुझसे इतनी खाई नहीं जाती। सो बस ये होता है और साथ में कोक हो तो खाने का मज़ा दुबाला हो जाता है। अच्छा, कोक के बगैर आप खाना नहीं खाते? नहीं, और मैं वेट गेन नहीं करती इसलिए मैं पी सकती हूँ। तो पे पिए ना, फायदा है ना। लेकिन हम चावल तो नहीं लाए, हम समोसे जरूर लाए, तो हम समोसे के साथ आपको कोक जरूर सर्व कर सकते हैं शो के बाद। सही है। अच्छा, कौन से एक्टर के साथ जो है ना आपको सबसे ज्यादा मजा आता है काम करके और आप चाहती हो कि मैं आगे उस एक्टर के साथ काम करूं? जल्दी जल्दी बता दो। एडी गांठें। जिसका मुझे बहन बना दिया ड्रामे में, मैं उन्हीं के साथ काम करना चाहती हूँ आगे, बट नॉट एज ए सिस्टर। सो होपफुली इंशाल्लाह लेट्स सी कि क्या है आगे। होप फॉर द बेस्ट। या होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच। अब हम कोक पीते हैं। कोक क्योंकि मेरी भी कमजोरी है तो डालें जी, डालें। चले जी, थैंक यू फॉर कमिंग गाइस एंड इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू एंड अब हम कोक पीते हैं। और बेस्ट ऑफ लक आपके जो नया सीरियल आने वाला है। यू वेलकम। वॉच माय नेक्स्ट सीरियल कुर्बतें ओनली ऑन हम टीवी। यस ये हैव सम कोक। जी, देख लिया आपने इंटरव्यू? देख लिया। किसका था? कोमल का। कोमल अपनी कोमल, अपनी कोमल, अहदे वफा वाली कोमल। तो अब जरा कोमल से बात को दूर लेकर जाते हैं और मैं आपको एक शख्स से मिलवाता हूँ। उसका नाम है क्वेडन बेल्स। क्वेडन बेल्स को जानती हैं आप? बिल्कुल, कपड़ों के कारोबार में होंगे ना, बेल्स उठाते होंगे, बनाते होंगे। वो आजकल पाकिस्तान की कॉटन इंडस्ट्री बूम कर रही है वैसे। आपकी अच्छा, हाँ, विक्टोरिया ने कपड़े पहन कर आई हुई हैं आप ना, कपड़ों की ही बात। बस मैं समझ गया। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्वेडन बेल्स कौन है। हाँ। 9 साल का ये ऑस्ट्रेलियन बच्चा है जिसका नाम है क्वेडन बेल्स और उसके साथ हुआ ये, सोशल मीडिया पर ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इस वक्त गर्दिश कर रही है। उस बच्चे का जो कद है वो कम है, ड्वार्फिज्म का वो शिकार है बच्चा। और उस बच्चे के क्लास फेलोज़ ने कद की बिना पर अक्सर उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया और वो बच्चा इस कदर परेशान हुआ, इस कदर वो गमगीन हुआ इस वजह से कि एक दिन जब उसकी वालिदा उसको स्कूल से लेने के लिए आई तो उस बच्चे ने रोते हुए अपनी वालिदा से ये कहा कि मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे आप छुरी ला दें, मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ कि लोग मुझे ताने देते रहें मेरे कद के हवाले से। वालिदा ने उसकी ये वीडियो बनाई, सोशल मीडिया पर शेयर की और लोगों खुद भी रो रही थी। बिल्कुल जाहिर है, मतलब खुद भी वो बहुत गमगीन थी। रो रहा हो तो वो भी जाहिर है बहुत गमगीन होगी। अब लेकिन वालिदा ने ये कहा कि ये देखो, ये होता है लोगों के साथ, अगर किसी के साथ किसी भी किस्म का कोई मामला हो, किसी में कमी हो, कोई छोटे कद का है, किसी का रंग सही नहीं है, कोई भी मामला हो तो लोग उसका किस कदर मजाक उड़ाते हैं, जो कि बहुत बुरी बात है और लोग इतनी डिप्रेशन में चले जाते हैं। इतना छोटा सा बच्चा सुसाइडल हो गया था, तो सोचें कि बड़े जवान लोगों के साथ जब ऐसा होता होगा तो उनको किस हद तक डिप्रेशन होता होगा। ये वो वीडियो चल रही है जिसमें वो रो रहा था। अगर इसकी थोड़ी सी आवाज सुनवा दे तो पता चल जाएगा इस वक्त इस बच्चे के क्या जज्बात थे। And this is the impact bullying has on a 9-year-old kid that just wants to go to school, get an education and have fun, but every single freaking day something happens, another episode, another bullying, another taunt, another name calling. So is there any advice or support or anything that other parents रोजाना की बुनियाद पर ये होता है, रोजाना की बुनियाद पर उस बच्चे के साथ ये होता है कि कोई ना कोई उसको टॉन्टिंग करता है, कोई ना कोई उसको तंग करता है, कोई ना कोई मजाक उड़ाता है, बुलिंग करता है और उसकी वजह से वो बच्चा इस बात पर ये कहने पर मजबूर हो गया, I want someone to kill me. किल मी, बिल्कुल मार दो मुझे जिंदा नहीं रहना। अब जब ये वीडियो आई,
अच्छा, एक तो ये कि हमें ये सीखना चाहिए कि किसी के साथ भी ऐसा ना करें। वालिदैन को चाहिए अपने बच्चों को सिखाएं कि अगर तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे पास कोई ऐसा बच्चा है जो कि किसी तरह के से भी मुख्तलिफ है तुमसे, तो उसके साथ रहो, मिलकर रहो, उसके साथ खेलो, उससे दोस्ती करो, बजाय इसके तो उसका मजाक उड़ाओ। ये वालिदैन को छोड़ें उसे, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर आई तो क्या हुआ? बहुत सारे लोगों ने रिएक्ट किया पॉजिटिवली कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए और बहुत बुरी बात है, इस बच्चे के साथ बहुत बुरा हुआ। और फिर कुछ लोग आगे बढ़े। उन लोगों में ऐसे लोग थे कि जिन्होंने ये तय किया कि भाई हम इस बच्चे की मदद करेंगे। और ऑस्ट्रेलिया की जो नेशनल रग्बी लीग की जो टीम थी, उन्होंने उन खिलाड़ियों ने बेल्स को न्यूजीलैंड के खिलाफ एक मैच हुआ, उस नुमाइशी मैच के दौरान मदु किया और पूरी टीम उसके पीछे पीछे मैदान में पहुंची। और जो टीम के कप्तान थे, साथ उसने वो रग्बी का बॉल भी पकड़ा हुआ है। ये देखिए, अब आप देखें कि वो बच्चा कितना खुश हुआ होगा इस चीज से, और कॉन्फिडेंस कितना आया होगा कि पूरा स्टेडियम उसको देख रहा है और दरमियान में वो पूरी टीम के साथ वॉक कर रहा है। बिल्कुल। ये जो कप्तान थे इस टीम के, लैटरल मिचेल, उन्होंने ऑनलाइन ये वीडियो शेयर की और उन्होंने ये कहा कि हम तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए आए हैं। अच्छा, इस ऑनलाइन मुहिम, ये जब इसकी वीडियो आई तो एक कॉमेडियन है, उन्होंने भी क्या एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया। उन कॉमेडियन का नाम है ब्रैड विलियम्स। ब्रैड विलियम्स खुद भी ड्वार्फिज्म का शिकार है, बिल्कुल, और अदाकारी करते हैं, बड़े मशहूर हैं वो। तो ब्रैड विलियम्स ने ये किया कि गो फंड मी पर जाकर उन्होंने कहा कि इस बच्चे के लिए हम पैसे जमा करते हैं और इसको डिज्नीलैंड लेकर जाएंगे सैर कराने के लिए। अच्छा, उन्होंने किया क्या? उन्होंने कहा कि जी $10,000 की ज़रूरत है, सब लोग फंड करें। और कितने पैसे जमा हुए हैं? $2,88,000 इस वक्त जमा हो चुके हैं। लोगों ने इतना फंड किया और अब वो बच्चा जाएगा डिज्नीलैंड, भी मजे करेगा, एंजॉय करेगा। बिल्कुल। तो ये सोचना चाहिए हमें कि अगर कभी हमें कोई इस तरह का कोई डिफरेंटली एबल्ड शख्स मिले तो हमें उसका हौसला बढ़ाना है और अपने बच्चों को भी यही बात सिखानी है। देखिए, कोई खुद तो अपने फीचर्स बनाता नहीं है, बिल्कुल, अल्लाह ताला ने बनाया है, तो जिसको जैसे बनाया है बहुत खूबसूरत बनाया है। बिल्कुल, चाहे वो ऐसे हों चाहे ऐसे हों, खूबसूरत हैं। ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर सबसे आगे में खुशामदीद। और अभी एक खबर आई है और वो खबर हमने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दें कि महातीर मोहम्मद साहब जो कि प्रेसिडेंट मलेशिया, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, इस्तीफ़ा दे दिया। और ये खबरें काफ़ी अरसे से गर्दिश में थी कि वो रिज़ाइन करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन अब फाइनली ये हुआ है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। और इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज़ ने ये बात रिपोर्ट कर दी है कि अब उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। और ये बेसिकली मामला कुछ अरसे से चल रहा था और उन्होंने बुनियादी तौर पर जब ये आए थे जब इक़्तिदार में, तो तय ये हुआ था कि ये कोएलिशन गवर्नमेंट थी और इनके एक रहनुमा थे दातुक सिरी अनवर, उनको उन्होंने मुंतकिल करना था इक़्तिदार, और उन्हें, लेकिन वो चूँकि जेल में थे तो फिर उसके बाद ये बातचीत हो रही थी कि क्या जब वो जेल से निकल जाएंगे तो उन्हें इंतकाल इक़्तिदार हो जाएगा या नहीं होगा। तो अब फैसला ये हुआ है कि एक एशिया पैसिफिक इकनॉमिक कोऑपरेशन एक मीटिंग होनी है, उसको वो चेयर करेंगे महातीर साहब, और उसके बाद महातीर मोहम्मद साहब जो है वो फाइनली जो है वो इक़्तिदार को खुदा हाफिज़ कह देंगे। ये बात तय हो गई थी। तो ये है जी मलेशिया का लेटेस्ट मामला। बिल्कुल ठीक। इमरान खान साहब के बड़े आइडियल, बिल्कुल इन्होंने इस्तीफा दे दिया। मैं इस हवाले से कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन भाई ठीक है, बिल्कुल ठीक है। छोड़े, कोई और बात करते हैं। आइडिया आया है मुझे और एक बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया आया है। ओके, बताइए क्या आइडिया है। और बात मैं करना चाहूंगी आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया के हवाले से इन द बॉक्स के बारे में। इन द बॉक्स, इन द बॉक्स। लेकिन इन द बॉक्स क्या है, जरा पहले आपको एक चीज दिखाते हैं, फिर इस पे बात करते हैं। मेरे नजदीक फन की कदर है, इसको लोगों के दिलों तक पहुंचने के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं, जबकि फन के सहारे किसी भी पैगाम को लोगों के दिलों तक पहुंचाया जा सकता है। म्यूजिक इज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। हर इंसान का अपना एक अलग पर्सपेक्टिव और अंदाज़ बयां होता है। जरूरी नहीं कि दुनिया के सबसे बड़े आर्टिस्ट की बनाई हुई चीज हर एक को पसंद आए, क्योंकि हर एक का टेस्ट डिफरेंट है। लेकिन म्यूजिक की खूबसूरती ये है कि ये लोगों को करीब लेकर आता है। पाकिस्तान इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री। हर एक का अपना एक पर्सपेक्टिव है और पॉइंट ऑफ व्यू है,
लोग अपने ही तरीके से किसी ना किसी तरीके से आर्ट को उसकी डिफरेंट फॉर्म्स में समझते और सराहते हैं, और हमें बहैसियत कौम वैरायटी की आदत है, चाहे वो कपड़े हों, खाने हों या म्यूज़िक। यही वजह है कि यहाँ पे एक ही दौर में बहुत सारे मुख्तलिफ तरह से आर्ट पेश करने वाले लोग कामयाब रहे हैं। इन द बॉक्स एक म्यूज़िक सीरीज़ है जिसमें हमने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के ऑर्गेनिक म्यूज़िक को एस्थेटिकली उसके असल अंदाज में इकट्ठा किया है। अगर हम ब्लेंडर में सारे फलों को डाल दें तो बड़ा मज़े का कॉकटेल तैयार हो सकता है, लेकिन सेब अपनी जगह इम्पोर्टेंट है और किन्नू अपनी जगह। ये लाइव म्यूजिक शो नहीं है, इसमें हमने ऑडिशंस कॉल करके टैलेंट इकट्ठा नहीं किया, बल्कि ये कई सालों पे मुहित एक काविश है जिसमें हमने बहुत से डिफरेंट बैकग्राउंड्स के आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया है जो इस रीजन के आर्ट की अक्कासी कर सकें। जी, तो ये था जी इन द बॉक्स प्रोजेक्ट। अब इन द बॉक्स प्रोजेक्ट का अगर म्यूजिक भी सुन लें तो पता चल जाएगा कि ये मौसीकी जो है वो किस तरह की बना रहे हैं। तो जरा देखते हैं इनकी म्यूजिक कंपाइलेशन। चल बलिए उत्थे चलिए जिथे होर न कोई होवे, सानू वेख के कोई हसे न सानू वेख के रोए। बलिए चल उत्थे चलिए, बलिए चल उत्थे। रमजान केड़े वेले लायो नी, रमजान केड़े वेले लगिया लग गईया न सावन नाल। रमजान केड़े वेले लायो नी, रमजान केड़े वेले। हीर बना तेरी हीर बना, तेनू अपने भीतर कैद करा। तेरी अखियां विच मेरी नजर बसे, तू देख के मुझे मैनू दुनिया दिसे। फुल्लां दे इस पांबड़ उत्ते शबनम कानू सड़दी पईए। कल ऐ सकी मां तो बदसी, अजकल हर एक थामत रही। ख्वाहिशों के साथ शायद है कोई खता, रब जाने। ये थी जी म्यूजिक कंपाइलेशन। और हाँ, जिस तरह आपको मुझे नजर आ गया था कि आपको बहुत पसंद आ रहा है ये। बिल्कुल सर हिल रहा था, बिल्कुल ऐसा हिल रहा था कि लग रहा था कि आप जो है वो अभी किसी जो है वो अलग ही जोन में चल रही है। अब मैं आपको जरा बता देता हूँ कि ये प्रोजेक्ट है किसका। साद सुल्तान नौजवान मौसीकार हैं, हमारे शो पर पहले भी आ चुके हैं। उन्होंने ये जो प्रोजेक्ट है शुरू किया इन द बॉक्स के नाम से, और पाकिस्तान की इलाकाई मौसीकी के साथ जो नई मौसीकी है उसको भी ये खूबसूरत अंदाज में पेश कर रहे हैं। कुछ पुराने लोग हैं, कुछ नए लोग हैं, इस प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैनब फातिमा जो कि आवाज़ का जादू जगा रही हैं इस प्रोजेक्ट में, और सुहेल शहजाद आप भी इसमें गाने गा रहे हैं। तो साथ सबसे पहले तो बताइए ये प्रोजेक्ट का आइडिया क्या है, कैसे आ गया, और ये क्यों डब्बे के अंदर क्यों है? हाँ, आउट ऑफ द बॉक्स क्यों नहीं है? डब्बे के अंदर इसलिए काफ़ी सारी वजूहात हैं। एक वजह ये कि मैं जब से भी काम कर रहा हूँ हमेशा ब्रीफ मुझे यही मिलता है कि आउट ऑफ द बॉक्स बनाना है। ये तो एक स्टैंडर्ड जुमला है ना? जिस आदमी को कुछ ना आता हो उसने जब दूसरे को इंस्ट्रक्शन देनी हो तो वो यही कहता है यार आउट ऑफ द बॉक्स सोचो। ये इसीलिए मैंने किया है क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि हर दफ़ा आप कुछ नया करने की कोशिश करें, जो तरीका कार है उसको फॉलो कर लेना भी जो है वो सही होता है। बैक टू द बेसिक्स वो कहते हैं ना क्रिकेट में, जब आप सही नहीं कर रहे हो तो भाई स्टिक टू द बेसिक्स, फिर सब चीज़ें सही हो जाती हैं। कि आपको बॉक्स के अंदर का पता हो तो शायद आप बाहर भी कुछ कर सकते हो, लेकिन पहले जानना ज़रूरी है कि अंदर क्या है। दूसरी चीज़ ये कि मैं बड़े सालों से इस पर काम कर रहा हूँ और मैंने अपने आप को स्टूडियो में बंद किया हुआ है, कई साल हो गए हैं। तो मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे कि तुमने अपने आप को डब्बे में बंद किया हुआ है। हाँ। तो स्टूडियो का नाम उन्होंने बॉक्स रखा हुआ था, तो उससे हमने फिर इन द बॉक्स बना दिया। इन द बॉक्स बना दिया। अब इस प्रोजेक्ट में है क्या क्या, मतलब किस तरह के गाने हैं?
गाने डिफरेंट तरह के हैं। मकसद ये है कि बहुत सारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट और पाकिस्तानी ये इसकी फॉर्म्स म्यूज़िक की पिछले काफ़ी अरसे में फ्यूजन और आउट ऑफ द बॉक्स के चक्कर में डेड होती जा रही हैं। उसका रिज़ल्ट ये है कि बहुत सारे लोगों के पास उस तरह से काम भी नहीं है और इंटरनेशनली भी जो हमारी यानी एक काफ़ी मेजर रिकग्निशन रही है हमेशा से आर्ट की वजह से, वो काफ़ी डिस्टर्ब हुई है। तो हमारी कोशिश है कि उन चीज़ों को दोबारा से ज़िंदा किया जाए, लोगों को इनेबल कर सकें कि वो खुद जो जिस काम में अच्छे हैं वो खुद से कर सकें, वो बजाय इसकी कि किसी और पर डिपेंडेंट रहें कि उनको कोई प्रोजेक्ट मिले। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। वैसे मुख्तलिफ ज़बानों में भी आप लोगों ने ये चीज़ शुरू की, कंपाइलेशन में नजर आया हुआ। हाँ, कमिंग टू ज़ैनब, ज़ैनब कैसी हैं? ठीक है, ठीक ठाक। अब आपसे बात शुरू करने से पहले मेरा ख्याल है आपसे हम गाना सुन लेते हैं, फिर बातों पे आते हैं। क्या ख्याल है? गुड आइडिया है ना? ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, इंटेलिजेंट हो गई आप। आउट ऑफ द बॉक्स सोच मेरे साथ शो कर करके। हाँ जी, तो क्या सुनाएंगी आप हमें? मछली पानी। मछली पानी? मछली पानी। ये पानी कम है वैसे। का ये मेन्यू ऑर्डर कर रही हैं किसी जगह? नहीं, ये इन द बॉक्स का ये गाना है। अच्छा। और ये हम दोनों ने साथ में गाया है। जबरदस्त जी, हो जाए। कट जाए रात, जाग जाग जा, बिन कहे वो बात जो ना किसी को पता, तन्हा नहीं ये अकेले साथ, ख्वाहिशों के साथ, शायद है कोई खता, रब जाने हंसी की कहानी बने या तू मछली में पानी बने या तेरे ख्वाबों च डूब के जिंद मुक जावे ना। हीरे गल जो मैं कहनी ओए मैं मछली तू पानी है वे तेरे ख्वाबों च डूब के जिंद मुक जावे ना। वाह वाह वाह, ये जो भाई बहन का जो एक टीम है, हाँ। ये एक थी पहले बहुत मशहूर, बहुत ही पॉपुलर, नाजिया हसन और जोहेब हसन वाली, और एक ये आपकी टीम है। तो इन्होंने कितना सिखाया आपको? इन्होंने सिखाया अब तक जितना भी सिखाया है जी। हाँ। ये दरमियान में जब परफॉर्म कर रहे थे आप लोग, तो ये आंखों के इशारे क्या थे ये? हाँ, अब आगे तुमने करना, अब क्या करना है? गुड गुड, बेहतरीन। अच्छा सोहेल, आपकी तरफ आते हैं कि आप इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने, तो आपकी क्या खासियत है जो इस प्रोजेक्ट में हमें नजर आएगी? वेल, सबसे पहले शुक्रिया कि हम यहाँ पे हैं, और जो सबसे अच्छी बात है इन द बॉक्स के मुझे पहली बार मौका मिला है कि मैं अपने कंट्री के लिए कुछ कर सकूं। तो हमने एक पाकिस्तान के लिए ट्रैक किया है। ग्रेट। आपका वैसे पर्सनली म्यूजिक स्टाइल है क्या? मेरा फोक और सूफी के दरमियान। वाह 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 वाह, फिर क्या बात हो जाए, अगर क्या बात कर दी आपने? अगर बिल्कुल, ये दोनों ही जो है फेवरेट म्यूजिक। तो पाकिस्तान का जो ट्रैक है जिससे हमने इन द बॉक्स ओपन किया था, हाँ, वो ही आपको सुनाते हैं। हो जाए जी, जबरदस्त, बेहतरीन। खिड़े फुले वरेगा सोहना पाकिस्तान मेरा, खिड़े फुले वरेगा सोहना पाकिस्तान मेरा, दिल मेरा दिलदार मेरा, जान मेरी जहानान मेरा, खिड़े फुले वरेगा सोहना पाकिस्तान मेरा, खिड़े फुले वरेगा सोहना पाकिस्तान मेरा।
अख पर तावा की मैं जावा है तो दूर वे, अख पर तावा की मैं जावा है तो दूर वे, दिल विच रचा इस मिट्टी दा सरूर वे, दिल विच रचा इस मिट्टी दा सरूर वे, शेर मेरा गीत मेरा नज़्म मेरी उनवान मेरा, खिड़े फुले बरेगा सोहना पाकिस्तान मेरा, पाकिस्तान मेरा। क्या बात, जबरदस्त, मजा आ गया, जबरदस्त, बेहतरीन। ये पंजाबी का कौन सा एक्सेंट है? पंजाबी का ही एक्सेंट है ना ये, लेकिन ये कौन से इलाके का समझ लें कि एक मिक्सचर है हिंद को सराइकी और पंजाबी का। अच्छा जी, परतावा जो मैं समझता हूँ। हाँ। जी, परतावा बेसिकली सराइकी से आता है। और आपका जो अपना अगर हम बात करें कि फेवरेट मौसीकार गुलकार कौन है? देखिए, सुनने की हद तक मैंने बुजुर्गों को बहुत सुना है, जैसे नुसरत साहब को मैंने बहुत ज्यादा सुना है और समझा भी ना सुना हो तो और फिर वो म्यूजिक में आ जाए तो उसको बाहर निकाल देना चाहिए। खान साहब को बहुत सुना है मैंने, गुरदास मान साहब को मैंने बहुत सुना, इस तरह के लोगों को उनको सुन के सीखा है। शक्ल भी मिलती जुलती है आपकी, देखें आप अपना स्टाइल देखिए कि गुरदास मान वाला कुछ टच आ रहा है आपके अंदर। बस मोहब्बत इनसे है ना। अच्छा, और आपका कौन है म्यूजिक में इंस्पिरेशन? वैसे काफ़ी है, बट लाना डेल रे काफ़ी सुनती हूँ मैं, और पाकिस्तान में अगर देखें तो आतिफ असलम। हाँ, वो भी स्टार है, वो स्टार तो है लेकिन सुपरस्टार से भी आपका बड़ा गहरा ताल्लुक है जी। तो वो भी अगर हमारे नाजरीन को थोड़ा सा सुना दें आप। जी जी ठीक है। फिल्म सुपरस्टार का नाजरीन। मैंने सुपरस्टार के लिए गलत फहमी किया था आसिम अजहर के साथ। गलत फहमी में तो नहीं गा लिया था बस वो गलत फहमी में ही चल गया। लेकिन जो गाया आपने वो खूब गाया, अभी पता चल जाएगा लोगों को। वहाँ से अब शराफत नहीं से। ये बहुत ऊंचा नहीं, कुछ गड़बड़ हो रही है तो डांट दें, कोई मसला नहीं, सही करो। नहीं गाओ, जहाँ से भी गाओ। राहेगा है वफाया राहेगा। बहुत लो है। टोन पकड़ नहीं पा रहे, टोन पकड़ नहीं पा रहे। मैच हो रहा है, दोनों भाई बहन आपस में टोन मैच करें। शराफत नहीं ये रिवायत नहीं, बाकी हो किसी की कदर ऐसी आदत नहीं, बाकी सच था या गलत फहमी पर ख्वाब नहीं जुड़ पाते, दुख देते जा लेते हैं तरस जरा नहीं खाते। क्या बात है। अच्छा, अब एक जो चीज़ मुझे आपकी खास बात लगी वो क्या है कि नीचे गाना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, लो नोट्स पे। और आप जिस तरह गा रही हैं वो वाकई ये बता रहा है कि आप नीचे गा रही हैं तो आप बड़े ऊपर की सिंगर हैं, इसका मतलब ये हुआ है ना। अच्छा, कौन से ऐसे बड़े नाम हैं जो कि आपके इस प्रोजेक्ट में हमें नजर आएंगे? बड़े नाम तो शायद दो, उस तरह से नामवर नाम एक दो ही होंगे। मुस्तफ़ा जाहिद हैं, फरहान सईद हैं, उसके अलावा ये बाकी बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने बहुत सालों में जो है वो इकट्ठा किया। मैं कम से कम कोई 3 या 5 साल से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। तो ज़्यादा साल क्यों लगे? चैलेंजेस थे कोई? चैलेंजेस काफ़ी सारे थे क्योंकि खुद से बनाना है बड़ा एक चैलेंजिंग काम है, क्योंकि आप किसी कॉरपोरेशन की जब आप सपोर्ट लेते हैं तो उनकी तरफ से काफ़ी सारे रिस्ट्रेंट्स होते हैं। मेरी कोशिश ये थी कि वाकई में जो लोग मुझे, यानी मैं 10-15 साल से काम कर रहा हूँ, कि जो मुझे अब तक के बेस्ट लोग मिले हैं टैलेंट वाइज, उन लोगों के लिए कुछ किया जाए, उनको प्रमोट करने के लिए। तो वो उनको वो नहीं रखना चाहते थे तो मैं उनको रखना चाहता था। अच्छा। तो वो और उतना टैलेंट इकट्ठा करने में और वो लोग ढूंढने में कि वाकई में कोई बंदा भी इस तरह लग रहा हो कि तो साथ ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर सारे पैसे आपके लगे?
और वो खर्च हो गए पैसे। हाँ जी। ये मतलब लोगों को जमा करना और उसके बाद उन पर पैसे खर्च करना बड़े अच्छे लग रहे हैं मुझे आपके, कितनी अच्छी क्वालिटी है ना। इनको आपने नहीं कंसिडर किया मतलब कोई डायरेक्टोरियल प्रोजेक्ट अगर फ्लॉप करना होता तो मुझसे गवाते। नहीं, डायरेक्टोरियल रोल देखे मैंने पहले कहा, कोई अच्छा कैमरा एंगल वगैरह वगैरह। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, अच्छा काम कर रहे हैं, क्यों आप मुझे उसमें डलवा कर जो है वो करें। हाँ, कोई अदाकारी वाली चीज होती है या कोई उसको प्रोजेक्ट को होस्ट करने वाली बात होती है तो हम कर लेते हैं। लेकिन चले जेबें खाली आपकी हुई, लेकिन काम आपने जबरदस्त किया तो लोग सराहेंगे इंशाल्लाह। ये बताएं, रेवेन्यू आपको नजर आ रहा है कि आपको इससे कोई थोड़ी बहुत अर्निंग या कोई और होगी तो कैसे होगी, किस तरीके से? हाँ बिल्कुल। अच्छा, मैंने ना इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। मेरा मकसद बेसिकली लोग म्यूजिक बनाना था और बहुत सारे नए लोगों को इंट्रोड्यूस कराना था। अगर वो इन लोगों यानी इनकी रिकग्निशन बनती है तो मेरे ख्याल में मेरे पैसे पूरे हैं। हाँ, you've done your job। बिल्कुल, जो आपका एम था, जो टारगेट था, वो पूरा हो जाएगा। अच्छा, अब जब आप इतने सारे लोगों को इकट्ठा करके चल रहे होते हैं तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं। बेशक। वो किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं? मैं इसके साथ नहीं गाऊंगा, हाँ, मेरे गाने में ये ना बजाए, हाँ, वगैरह वगैरह। नहीं, इस तरह नहीं, लेकिन काफ़ी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी से चीज़ें बहुत, जब खासतौर पर इकट्ठे होने होते लोग बहुत सारी एक जगह पे शूट्स के ऊपर और इस तरह की चीजें, वहाँ पे जरा वक्त की पाबंदी ने कितना सताया आपको? बहुत ज्यादा है ना, ये लोग तो ये तो हमारे यहाँ पे मसला बहुत ज्यादा सताया। या फिर जब आप बहुत बड़े ग्रुप के साथ काम कर रहे होते हैं तो उस ग्रुप की एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर हैंडलिंग किस तरीके से होती है? बड़ी मुश्किल तरीके से। म्यूजिशियंस भी हमने इसमें काफ़ी टाइम लगाए ढूंढने में। बहुत सारे लोग इस तरह के, उनका बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में हमारा साथ दिया है। बहुत सारे इस्टेब्लिश्ड म्यूजिशियंस हैं, जिस तरह आमिर अजहर हैं, फहद खान है, फरहान सईद, यानी वो तो सिंगर हैं, यानी कि जो लोग म्यूजिक बजा रहे थे उन लोगों ने बहुत हमारा साथ दिया, उनका बहुत मैं शुक्रिया। उसमें भी कोई ऑर्गेनिक ऐसे लोग आप लेकर आए हैं सामने जो कि रिकॉग्नाइज नहीं थे? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं इस तरह के जो यानी मैं क्योंकि स्टूडियो में काम करता हूँ, काफ़ी सालों से ये कर रहा हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा लोगों को जानता हूँ अभी भी जो कि रह गए हैं, जो इंशाल्लाह अगले सीज़न में हम करेंगे। अच्छा, ओके। जो कि मुझे लगता है कि लोगों तक पहुंचना चाहिए। सरप्लस है पाकिस्तान में, यानी कि हाँ, सिर्फ प्लेटफॉर्म की कमी है। सिर्फ प्लेटफॉर्म की कमी है, वरना टैलेंट सरप्लस है। प्लेटफॉर्म भी बस कमी नहीं है, यानी ज़्यादातर म्यूजिशियन से मेरी जो बात होती है, मुझे भी इसीलिए ज़्यादा मैं कन्विंस था करने के लिए कि लोग ज़्यादातर कंप्लेन करते हैं कि जी ये नहीं है, वो नहीं है। कभी भी हालात अच्छे नहीं होते, आपको खुद ही करना पड़ता है, खुद करना पड़ता है। हमारे यहाँ पे वाइनिंग अप्रोच बहुत ज्यादा है ना, रोना शुरू कर दो, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, काम ना करो, ये बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा ज़ैनब, आपने म्यूजिक या गाना जो है वो कब शुरू कर दिया था? शौक मुझे शुरू से था, बचपन से ही। हम दोनों बहन भाई अपनी आप बचपन में जब रोती थी तो गाते हुए रोती थी? नहीं, ऐसा तो नहीं होता था? नहीं, रोते तो फिर सभी बॉन्डे तरीके से, लेकिन ये कि हमें बिल्लियों का काफी शौक था, तो हम अपनी बिल्लियों पे गाने बनाते थे। बिल्लियों पे गाने बनाते? अरे वाह, ये अच्छा है। यार तो कोई सुना दो ना, बिल्लियों पे कोई पुराना गाना, जहर काफी बचपन टाइप है तो। नहीं, कैसी, लेकिन लाइंस कैसी होती थी उसकी? इनके पास भी बिल्लियां, ये गाया जो भी बिल्लियों के नाम होते थे ना, बस उस पे घुमा फिरा एक टाइम पे बहुत ज्यादा बिल्लियां थी, 14 बिल्लियां थी, और वो हमें समझ नहीं आती थी कि उनके नाम क्या रखे हैं, तो हमने ना अजीबो गरीब नाम रखे होते थे, तो वो नाम याद रखने के लिए ही हम गाना बना देते थे उसका। फिर ये हुआ कि मैं एक दफ़ा ड्रम किट ले ली मैंने, तो ये बहुत छोटी थी उस टाइम पे, और मैं बजाने की कोशिश करता था, मुझसे नहीं बजती थी। इसको ये सही बजा लेती थी, तो मैं बड़ा सड़ता था कि ये कैसे कर रही है। फिर मुझे आइडिया हुआ कि नहीं, इसको वाकई जरासीम है म्यूजिक। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका जो इस प्रोजेक्ट के अलावा, जैसे आपने सुपरस्टार का भी हमें गाना सुनाया, और कोई गाना अगर आप सुनाएं और जरा माहौल को मौसीकी की तरफ ले जाए, गरमाएं। लो नोट्स, हाई नोट्स, आपका क्या स्ट्रेंथ क्या है? लो नोट तो हमने देख लिया, लो नोट्स ही मैं ज़्यादा। बस ठीक है, तो बस फिर लो नोट्स पर ही आते हैं। मैंने लास्ट ईयर राइट, मेरा ख्याल है, परवाज़ जुनून के लिए गाना किया था, मुसाफिर, फरहान सईद के साथ। बिल्कुल, तो बस हो जाए, जबरदस्त। ऐसा हुआ था यकीन के बादलों में मिलोगे तुम भी कहीं, ढूंढे नजर तुमको मैं भी मुसाफिर हूँ, बुलाओ तो मैं हाजिर हूँ, मैं भी मुसाफिर हूँ तुम्हारे
वाह वाह, इस पे तो ऐसे मतलब माहौल ऐसी सिचुएशन पे आगे से अच्छा ऐसी सिचुएशन पर ही था। ओके हाँ, बस फिर तो ठीक है। देखिए क्या सही पकड़ लिया मैंने। डायरेक्टर हैं आप भी आधे तकरीबन। अच्छा आपकी तरफ आते हैं सुहेल, आपने मौसीकी कब से शुरू की थी? शुरू तो बहुत लेट की है। लेट? अच्छा आप नहीं बचपन में सुर में नहीं रोते थे? नहीं, बचपन से अंदाजा हो गया था कि गाना अंदर पड़ा है कुछ। अच्छा। तो फिर उसके लिए काम करता रहा कि पैसे पहले बनाऊं, फिर प्रॉपर गाना बना के आऊंगा। सही है। तो काफी साल काम किया, फिर 2012 में आके पाकिस्तान में गाने वाने बनाए। कवर्स भी किए आपने? स्टार्ट उसी तरह कवर से किए या डायरेक्टली अपने गाने से आए थे? अल्हम्दुलिल्लाह रब अपनी चीजें देता है। अच्छा। ये लिखने का काम भी और कंपोज भी खुद करता हूँ, तो अपने गाने बनाता हूँ। अच्छा। तो शुरू से यही था कि एक नया गाना बनाऊं। सही है। तो बस वो रब ने पूरी कर दी। जबरदस्त। तो वैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप अपने किसी फेवरेट, आपने कहा ना खान साहब, नुसरत फतेह अली खान साहब, उनका अगर कोई आपका फेवरेट गाना है और वो अगर आप हमारे सामने परफॉर्म करें। उसी मिजाज का एक गाना जो कि लकीली हमने इन द बॉक्स में भी किया है। हाँ, वो भी सुनते हैं, वो भी सुनते हैं। पहले खान साहब का सुनेंगे फिर वो सुनेंगे। देखिए माहौल जब बन रहा है तो फिर पूरा म्यूजिकल माहौल बने ना। हाँ, ये छोटे छोटे हम टीजर नहीं देते, हम आपसे पूरा गाना लेंगे। खान साहब को फिर देखें कौन सा करें, आप बताएं कौन सा आपको खान साहब का जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। एक दो लाइंस फिर मैं शुरू करता हूँ। उड़ीक दिया है, बहुत सारा है। दो बोल प्यार वाले तेरे नाल बोल के बैठियां उदास सारी जिंदड़ी नू रोल के, तू जदों याद आवे रोवां कुरलावां मैं, तू किथे वसना है केड़ी राह आवां मैं, तकदीर ने शामा पाइयां अज यादां तेरियां आइयां ने, वतना नू आजा ढोलना ढोलना, वतना नू आजा ढोलना, है अखियां ने झड़ियां लाइयां अज यादां तेरियां आइयां ने, वतना नू आजा ढोलना। वाह 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 वाह। अब ये हाई नोट्स पर जा रहे हैं, ये लो नोट्स। तो आपने जो है ना कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा पकड़ा है। हाँ। ये जो टैलेंट हंट है, सुनेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। हाँ, तो वो जो गाना जो आपने अपने इस प्रोजेक्ट के लिए बनाया है जी, वो एक रिवायती फोक ट्यून है जो कि बचपन से हम सुन। हाँ, वो तो दिल में बसी होती है वो फोक ट्यून। मेरे ना कुछ ऐसे गाने हैं कि जिनसे ना मैंने जब बड़ा हो रहा था तो मैं बहुत सुनता था और उनसे मैंने कुछ सीखा है उम्र के मुख्तलिफ हिस्सों में। तो मेरी बड़ी हसरत थी कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा या मेरे पास वो सहूलत होगी तो मैं ये चीजें दोबारा करूंगा, ताकि जैसे मेरे कानों तक पहुंची है। हाँ जी, कीजिएगा जब आप बड़े हो जाए तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जब मिले और कितने बड़े होंगे। इन्होंने यही कहा जो चीज मेरे दिमाग में थी कि ये चीज हम करने जा रहे हैं, तो उसका बड़ा मजा है हमें। वो मैं जबरदस्त लो करना है, लो मैं तरह से। चिट्टे चिट्टे चावल माही विच दुध माझा है, चिट्टे चिट्टे चावल माही विच दुध माझा, तैंतों जिंद वख ना माही दुख सुख सांझा, तली ते कटोरा रख खलियां है, तली ते कटोरा रख खलियां वे आजा रल खवाई ओ यार, रमजान केड़े वेले लायो नी, रमजान केड़े वेले लगियां लग गईयां न सावल नाल, रमजान केड़े वेले लायो नी, रमजान केड़े वेले। क्या बात, मजा आया। अब ये रमजा का मतलब भी जरा समझाएं। रमजान एक जज्बा है जिसे हम प्यार भी कहते हैं, चाहत भी कहते हैं। रम्ज उसी तरह से मिलता जुलता उसी फैमिली का लफ्ज है। अच्छा, जबरदस्त। देखिए अब ये जो फोक ट्यून्स हैं उनकी अपनी एक अलग खास बात होती है। वो जो म्यूजिक मिट्टी का होता है वो आपको हमेशा दिल के करीब ही महसूस होता है। ऐसे ही हमारे यहाँ पर ज्यादातर आपको लगता नहीं है कि हम जरा दूर हो गए हैं हमारे अपने जो इंडिजिनियस जो हमारा म्यूजिक है उससे? वो भी गए और नहीं भी, यानी जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स भी शामिल कर लें। बहुत से हमारे इलाकों के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि अब मतलब हम नजर नहीं आते, कोई बजाने वाला नहीं रह गया, सिखाने वाला नहीं रह गया। ये काफ़ी मसला है कि लोग बजाने वाले नहीं रह गए अब। यानी ये हमने
ज़्यादातर गाने इसमें हमने ओरिजिनल्स बनाए हैं, लेकिन कुछ हमने कवर्स, 2 कवर्स इंक्लूड किए हैं। वो इसीलिए कि जो रिवायती चीज़ें चलती आ रही हैं सालों से, वो अब अगली जनरेशन को पास ऑन करना हमारी ही जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वरना इस डिबेट में कि ओरिजिनल है या कवर, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो गुम जाएंगी। बिल्कुल। तो वो कौन से कवर्स आप लोगों ने? एक ये गाना है, ये तकरीबन कुछ 200 या 300 साल पुरानी ट्यून है ये रहा। एक और गज़ल है 1930s की, उस्ताद बरकत अली खान और बेगम अख्तर की गाई हुई, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। तो बस फिर देखें, फिर वो जो है वो आप ही गा सकें। आ जाए भाई, आ जाए, हो जाए। वो बहुत मुश्किल है, वो असल में गाई है, नहीं है बड़ी खूबसूरत, वैसे कमाल है, खान सब लोगों की चीज़ है, तो बहुत ही ना। इसको इसमें शो में परफॉर्म किया है उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब के पोते हैं, अच्छा, जो कि पाकिस्तानी बॉर्न है लेकिन वो इंडिया में रहते हैं। अच्छा। तो वो इत्तेफाकन एक दफ़ा आए थे, तो उनसे मुलाकात हुई। मैं काफ़ी सालों से ही बनाना चाह रहा था, और मैंने कोई 7-8 सिंगर्स के साथ रिकॉर्ड की थी और मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। हाँ। तो मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैंने उनसे गुजारिश की कि प्लीज़ अगर आप ज़रा देर के लिए मेरे स्टूडियो आ सकें और एक चीज़ सुन लें। तो उनकी मेहरबानी, वो आए, उन्होंने सुना, उनको अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि मैं कल आऊँगा, उन्होंने आके फिर वो रिकॉर्ड किया। क्या बात है। तो ये भी YouTube पर हम देख सकते हैं ना जाकर, अगर आप प्ले कर सकें तो प्लीज़ वो प्ले। वो तो अब प्ले के लिए तो आपको पहले वो सारा सिस्टम बनाना पड़ेगा ना। तो अब चूंकि प्ले नहीं हो सकता, तो हमने आपसे आपका फेवरेट म्यूजिशियन नहीं पूछा, ये बताइए। मेरे से नहीं पूछा। इंस्पिरेशन? हाँ, मेरी बहुत सारी इंस्पिरेशंस हैं। मैं इस लिहाज से खुशकिस्मत भी बहुत रहा हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि मुझ पे जिम्मेदारी है कि मैं आगे लोगों के लिए वो कर सकूं, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सिखाया। सिर्फ खाबर जवाद साहब हैं जिन्होंने बंदिया हो खुदा के लिए बनाया था, उन्होंने पता नहीं क्यों मुझे अपने पास बिठाना शुरू कर दिया, मुझे सिखाना शुरू कर दिया। देख लिया होगा ना, जोहरी की तरह हीरे को परख लिया। फिर शराज उपल साहब ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, अली नूर ने बहुत कुछ सिखाया मुझे। तो इसी तरह जिन लोगों के साथ मैं बैठता रहा उनके साथ, क्योंकि जो उनकी इंस्पिरेशंस थी वो मेरी इंस्पिरेशंस बनती गई, तो वो बदलता रहा सारा कुछ। मैं मेटल, लेकिन वो सबका तजर्बा जो है वो आपके अंदर आ गया ना शायद। हाँ, तो बस फिर आपका अपना जो फेवरेट कोई सॉन्ग है तो वो हम फाइनली आपसे सुनते हैं, ताकि आपका भी जो नजरिया है वो सामने आए ना। क्या कोई भी बिल्कुल। हाँ, कोई भी ऐसा जो आपके दिल के करीब हो, वो इस प्रोजेक्ट का भी हो सकता है, इस प्रोजेक्ट के अलावा भी एक और गाना ना सुना दें। नहीं, आपका सुनना है ना भाई, ये तो आप भी तो मैदान में आएंगे ना। मैं गिटार बजाता हूँ ना, ये देखिए गिटार बजा रहा हूँ। नहीं, आपकी भी आवाज में पावर बहुत है, बहुत अच्छा है ना। थोड़ा सा सुना, लेकिन अंदाजा हो गया हमें। कौन सा गाना? मैं इस तरह ऐसा कोई सिंगर नहीं हूँ। चलिए फिर आप लोग खुद तय करें, और तय करके फाइनली हमें जो अपनी फाइनल परफॉर्मेंस है वो दिखाएं जी। आ जाए जी, वो बजाते हैं टोटे 4। अच्छा, ये मेरा अपना गाना है, साल 2 पहले रिलीज किया था। ओके। और उस गाने की वजह से ही हम मिले इन द बॉक्स में। अच्छा, मैंने इनका गाना सुना और इंटरनेट के ऊपर मुझे वो इनकी वीडियो देख के, इनकी आवाज़ देख के अंदाज़ा हुआ कि ये शहर का लड़का नहीं हो सकता कोई, उनकी अंदाज शहर का नहीं है। तो मैंने उस पर कमेंट किया, फिर मेरी इनसे बात हुई। तो आपने क्या लिखा? आप शहर के लड़के नहीं हैं। मैंने लिखा कि, और आपने क्या लिखा? हाँ, मैं शहरी नहीं हूँ। कैसे वो क्या थी? कुछ और बात थी। इन्होंने तारीफ की थी, तो मैं खुद इनका बड़ा फैन था काफी सालों से, जब से मैंने अंजुमन 27 बाहमी हुई आप दोनों के दरमियान। तो बस तकदीर ही मिलाती है, बहाने होते हैं ये तो। तकदीर ने किस गाने की वजह से मिलाया वो सुनते हैं। चलिए सुनाइए। दिलबर ने चलाए तीर, नजर दे गए कलेजा चीर, जिगर दे टोटे होए चार, टोटे होए चार, जिगर दे टोटे होए चार। ओने खेत बनाई सी, हंसी क्यों समझ बैठे हाँ प्यार, जिगर दे टोटे होए चार, टोटे होए चार, जिगर दे टोटे होए चार।
हंस के हासा लुटिया मेरा, चैन आराम भी खुटिया मेरा। हंस के हासा लुटिया मेरा, चैन आराम भी खुटिया मेरा। रातां गवाने ख्वाब खफाने, रातां गवाने ख्वाब खफाने। कच जेहा सुपना टुटिया मेरा, टुटिया मेरा। साहिल ते गिला कोई नहीं कि मैं तां डुबिया अध विच कार। जिगर दे टोटे होए चार, टोटे होए चार। जिगर दे टोटे होए चार। थैंक यू। लेकिन कमाल गाना था, लेकिन मोहब्बत सच्ची नहीं थी। 4 नहीं हो सकते, टोटे दर्जनों होते हैं। अच्छा ये ठीक है, सही है, हो सकता है। हमें क्या पता भाई, हमें क्या पता। देखिए अगर दिल के टोटे आप गिन ले तो आपको अपने दर्द का एहसास हो जाएगा ना। हमें क्या पता कितने परसेंट, हमें क्या पता। देखिए जिसको हमें क्या पता, कुछ नहीं पता होता, उसकी ऑब्जर्वेशन होती है सारी। हमें क्या पता, जो सारे दोस्तों में बैठ के वो तबसरे सुनता है ना सारे। लेकिन कमाल, लेकिन वाकई जबरदस्त, बहुत खूबसूरत गीत। और वाकई आप लोगों का ये प्रोजेक्ट जो है बहुत अच्छा है। यूट्यूब पर जाकर हम भी देखेंगे, आप लोग भी देखिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त दिया आपने और इतना जबरदस्त म्यूजिक भी सुनाया हमारे प्रोग्राम में भी। हमें जरा मजा आया, बड़े दिनों के बाद म्यूजिक हुआ। बिल्कुल होना चाहिए, कभी-कभी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हम इसी तरीके से अच्छे जो हम मौसीकार हैं, सिंगर्स हैं, उनको बुलाते रहेंगे। वरना फिर ये होगा कि आप गाना सुना देंगे तो वो फिर अजीब हो जाएगा ना। तो इसीलिए अच्छे अच्छे सिंगर्स को हम बुलाते रहेंगे। देखिए अब अगर उन्होंने मुझे इन द बॉक्स में बुला लिया तो फिर ना बुलाना मुझे शो पे। हाँ तो ऑटो ट्यूनर भी है उनके पास, उनके स्टूडियो में ऑटो ट्यूनर भी है। हाँ उससे बड़े बड़े लोगों की, मुझ जैसे की भी आवाज उससे अच्छी हो जाएगी। होता है ना ऑटो ट्यूनर का काम, होता है देखो। लेकिन किसी में सुर ताल होगी तो उसी को ऑटो ट्यूनर कुछ बेहतर बना देगा ना, या नहीं? बेचारा है भी बदनाम हुआ है क्योंकि ऑटो ट्यूनर इतना ज्यादा कुछ नहीं करता। और ट्यूनर्स होते हैं जो कि बहुत बेहतर होते हैं। कौन से होते हैं? कुछ और तरह की टेक्नोलॉजीज हैं जो कि किसी भी चीज को ट्यून, मतलब मुझे भी सिंगर बना सकती है ना कोई टेक्नोलॉजी, सिंगर बन सकता है। बस देखिए ये है, मैं तो ये कहना चाह रहा था। वही बात है कि मेकअप भी कुछ हद तक कार्रवाई करेगा ना, ज्यादा नहीं कर सकता। ठीक है, आप बिल्कुल परेशान ना हो, नाराज ना हो। यहीं पर आपका शुक्रिया अदा करते हैं, प्रोग्राम खत्म करते हैं। आप लोग अपने अपने घर पर सुकून से रहिए। मैं इनकी जो कवालियां जो गाने हैं वो सुन लूंगा, जिस तरीके से भी सुनूंगा, और कानों में कुछ डाल वाल के सुन लूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। चलिए ठीक है नाजरीन, आपसे मिलते हैं हम अगले प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिए और हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।